ईडर कौन सी रियासत थी? अब तो ईडर गुजरात का हिस्सा बन गया, गुजरात राज्य के अंदर आता है ईडर। किसी टाइम में ईडर एक अलग रियासत थी और गुजरात एक अलग। गुजरात एक बड़ी रियासत थी, ईडर एक छोटी रियासत। ईडर अपने जोधपुर वालों की रियासत थी। जोधपुर वालों राठौड़ों में से एक राठौड़ ईडर चला गया था, तो ईडर के अंदर उसने राठौड़ वंश का शासन स्थापित कर दिया था। आई बात समझ? ईडर के अंदर दो भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही, दो भाई लड़ रहे ईडर में। एक भाई का नाम है भारमल, क्या नाम है? और एक भाई का नाम है रायमल। कौन कौन दो भाई, नाम बोलो देखिए। भारमल और रायमल, इनके बीच में लड़ाई हुई। और इधर गुजरात में राजा कौन है आपका? मुजफ्फर शाह। गुजरात का राजा कौन है? मुजफ्फर शाह सेकंड। तो भारमल भाग के मुजफ्फर शाह सेकंड के पास चला गया और उसने मुजफ्फर शाह सेकंड को जाकर कहा कि भाई तू मेरे को ईडर का राजा बना दे, तो मैं यार तेरी सारी बात मान लूंगा। और हर शक्तिशाली राजा ये चाहेगा कि उसके पड़ोस के अंदर जो भी राजा बने वो उसकी बात मानता रहे, उसका डम्मी रहे एकदम, उसका किसी भी कहने को टाले नहीं। उसको पता था कि यार ठीक है, ईडर में यदि अपना पड़ोसी जो भी होगा वो अपना बंदा रहेगा, ठीक रहेगा, अपने लिए बफर स्टेट काम करेगा। उधर मेवाड़ से हमला होगा तो ये अपना साथ देगा। तो मुजफ्फर शाह सेकंड ने किसका साथ दे दिया? भारमल। तो राजा कौन बन गया यहाँ पे? भारमल राजा बन गया। तो बेरोजगार कौन हो गया? रायमल। रायमल की शादी सांगा की बेटी के साथ हो रखी थी। रायमल की शादी किसके साथ हो रखी थी? सांगा की बेटी के साथ में। तो रायमल और सांगा की बेटी, रायमल और रायमल की जो रानी है वो मेवाड़ आए भाग के, और सांगा की बेटी ने सांगा कहा कि डैडी आजकल ये नरेगा पे जाते हैं, हालत खराब हो रखी है हमारी। तो सांगा को पता चला यार मेरे जमाई को निकाल दिया। सांगा ने कहा मैं आता हूं। सांगा ईडर की तरफ रवाना होता है। ईडर की तरफ रवाना हुआ तो भारमल ने किसकी तरफ देखा? और मुजफ्फर शाह कहा कि भाई वो मेरे छोटे भाई वाले ससुर जी आ रहे हैं उधर से, और सांगा आ रहा है यार, क्या करना है उसका? तो मुजफ्फर शाह ने कहा तू टिका रहे, तेरा भाई पीछे खड़ा है, क्यों चिंता करता है, मैं आ रहा हूं। तो ईडर के अंदर कौन आ गया? मुजफ्फर शाह सेकंड। सांगा दोनों को पिटा इस बार, भारमल को भी और मुजफ्फर शाह सेकंड। और सांगा किसको राजा बना के आ गया वहां पे? रायमल को। तो ईडर वाली लड़ाई को लेके और सांगा और मेवाड़, सॉरी, सांगा और गुजरात वाले आपस में भिड़ गए थे। कुंभा और गुजरात वालों के बीच में लड़ाई का कारण था नागौर। क्या कारण था? नागौर वाला शम्स खां भाग के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था, इस चक्कर में कुंभा और गुजरात वाले लड़े थे। सांगा और गुजरात वालों के बीच में लड़ाई का कारण है ईडर। कौन है? ईडर में कौन कौन दो भाई लड़ रहे हैं? भारमल और रायमल। सांगा किसका सपोर्ट कर रहा है? रायमल। और मुजफ्फर शाह सेकंड किसका कर रहा है? हालांकि सांगा रायमल को बना के आता है, पर रायमल ही थोड़े दिनों में मर जाता है। फिर ये भारमल आया और भारमल ने आगे सांगा कहा कि मैं भी रिश्तेदार तो हूं आपका, बेटी का जेठ तो लगता ही हूं, कुछ ना कुछ तो लगता ही हूं, तो यार इतना तो क्यों करो, मुझे ही दे दो ये राज्य। तो बाद में सांगा ने यहाँ पे किसको राजा बना दिया था? पर पहले बीच में लड़ाई हुई थी दोनों के, तब सांगा किसको सपोर्ट करता है? रायमल। और मुजफ्फर शाह सेकंड किसको सपोर्ट करता है? 4 नंबर लिखो, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष कल कारण लिख रहे थे ना आपने, उनमें कितने कारण लिख लिए? 3 लिख लिए थे, 4 लिख लो। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। जैसे मैंने उतारा है वैसे वैसे उतार लो, इतना इतना। ईडर और दो भाई नाम लिख के उतार लो सीधा सीधा, समझ में आ जाएगा। पूरा लिखवाऊं, इसने इसका साथ दिया, समझ में आ जाएगा ना यार। ठीक है, नीचे एक लाइन चेंज करके लिख लो, कारण हो गए। नीचे लिख लो, सांगा ने मुजफ्फर भारमल तथा मुजफ्फर शाह सेकंड को हरा दिया। सांगा डिफीटेड भारमल एंड मुजफ्फर शाह सेकंड। सांगा ने भारमल तथा मुजफ्फर शाह सेकंड को हरा दिया। सांगा डिफीटेड भारमल एंड मुजफ्फर शाह सेकंड। भारमल तथा मुजफ्फर शाह सेकंड को हरा दिया। अब कोई आपसे ये पूछे कि सांगा और गुजरात वाले कौन सी रियासत को लेकर लड़े थे, तो ईडर। कोई पूछे सांगा ने गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकंड को कौन से युद्ध में हरा दिया? ईडर के।
इधर में जो लड़ रहे हैं तो इधर का उत्तराधिकार संघर्ष को, इधर का युद्ध को, एक ही बात है। भारत में, उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात, और तीनों को कौन हरा चुका है? संघ। तीनों को हरा चुका है। दिल्ली में इब्राहिम लोदी हार गया, मालवा में महमूद खिलजी सेकंड हार गया, और गुजरात में कौन हार गया? मुजफ्फर शाह। ये वो टाइम था जब भारत पर एक बंदा आक्रमण करने की सोच रहा था, बाबर। कौन सोच रहा था? बाबर उज्बेकिस्तान का था। बाबर कहां का था? उज्बेक था वो, ओरिजिनली उज्बेक था, उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान की राजधानी थी समरकंद। कौन सी राजधानी थी? अभी भी शहर है उज्बेकिस्तान में, समरकंद नाम का एक शहर है, वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। और इन उज्बेकिस्तान वालों का राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ? आप बॉर्डर देखना तो टच करता है ना उज्बेकिस्तान, इधर इधर अफगानिस्तान। समरकंद में राजा बना हुआ है बाबर का चाचा। समरकंद का राजा कौन है? बाबर भी चाहता है मैं समरकंद पे कब्जा करूं, समरकंद पे कब्जा करूंगा तभी उज्बेकिस्तान का राजा बनूंगा, लेकिन चाचा जी ने वहां बाबर की पार नहीं पड़ने दी। तो बाबर इधर काबुल की तरफ भाग के आ गया, और काबुल के पास एक छोटी सी जगह थी जहां पर बाबर रहता था, फरगना। कौन सी जगह? अब बाबर बैठा है फरगना में। समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर कौन बैठे हैं? बाबर के चाचा जी। और बाबर ने बेचारे ने 2-3 ट्राई की कि मैं समरकंद पे कब्जा करूं, लेकिन उसके चाचा जी ने हर बार पीटा उसको। तो उसके एक बात समझ में आ गई कि मैं उज्बेकिस्तान की तरफ तो इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं। अफगानिस्तान में खाने को दाने नहीं, अफगानिस्तान के अंदर करे क्या आदमी बैठा बैठा। तो उसे लगा यार कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए तो किया जाए, खाएंगे क्या, अपनी सेना को क्या खिलाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। तो वो अपने पाकिस्तान वाली साइड में डाके मारने लग गया। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, इस पाकिस्तान वाले पंजाब साइड में अपने सैनिकों को लेके आता और यहाँ किसानों को लूट लाट के वापस भाग जाता। ऐसे उसने 4 हमले कर दिए थे। कितने हमले कर दिए थे? अपने पाकिस्तान वाले पंजाब पे। उधर से आया पेशावर के आसपास में, यहाँ पे लूट मार की उसने, लूट मार करके फटाफट वापस भाग गया। थोड़े दिन बाद में तो रुपए टक्के वापस खत्म हुए, इस बार फिर आया यहाँ पे, फिर थोड़े बहुत आक्रमण के वापस भाग गया। कुल मिला के पंजाब वाली बाउंड्री के आसपास में वो अपने अटैक करके वापस अपने फरगना चल जाया करता था। दिल्ली में अपने सुल्तान कौन बना हुआ है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अफगान। इब्राहिम लोदी कौन है? सुनना इन बातों को। बाबर कौन है? उज्बेक, है ना, उज्बेक। मंगोलों के वंशज थे, इसलिए वो कहलाते हैं मुगल। क्या कहलाते हैं? मुगल। बाकी वो उज्बेक थे, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, उज्बेक थे बाबर ने सारे। इब्राहिम लोदी जो बैठा हुआ अपने भारत पे कब्जा करके, वो कहां का मूल निवासी है? अफगान। वो अफगानिस्तान से आए हुए थे। इब्राहिम लोदी के परिवार के 2 चाचा थे उसके। एक चाचा का नाम है दौलत खान लोदी, एक चाचा का नाम है आलम खान लोदी। कौन कौन है? वो इब्राहिम लोदी से नाराज है, वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें लगा यार कौन साथ दे जो इब्राहिम लोदी को हटा सके अपने। तो उन्होंने बाबर से कांटेक्ट किया, और उन्होंने बाबर कहा क्या रे बाबर, क्या यूं पंजाब के आसपास अटैक करके भाग जाता है? उसने कहा यार रुपए टक्के की आवश्यकता पड़ती है तो जीता डाके मारने से मिल जाता है, वो लूटपाट करता हूँ, लूटपाट करके मेरा वापस भाग जाता हूँ। तो कहा हिम्मत कर थोड़ी, आ गया। हिम्मत मर्दा ते मदद है खुदा। बंदा हिम्मत करता है तो खुदा भी उसकी मदद कर देता है। तू थोड़ा आगे तो आ। तो उसने कहा आगे आने से क्या होगा, तो हम तेरे साथ हैं। तो इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर ले। कहां पे कब्जा कर ले? दिल्ली और आगरा लूट। उनके दिमाग में थी कि बाबर आएगा और बाबर आगे दिल्ली और आगरा लूटेगा, और दिल्ली और आगरा लूट के वापस चला जाएगा। इब्राहिम लोदी को हटा ही देगा या इब्राहिम लोदी को मार देगा, और इब्राहिम लोदी जब हट जाएगा तो अपने बन जाएंगे। उनके चाचाओं के दोनों के दिमाग में ही। अब बाबर को थोड़ा सा उधर से ये मिला तो बाबर उधर पंजाब तक तो आता ही था, अब वो पंजाब से आ गया हरियाणा की तरफ। हरियाणा की तरफ आया तो इब्राहिम लोदी अपना बैठा हुआ आगरा। कहां पर है? इन लोदियों की राजधानी आगरा थी। दिल्ली और आगरा इनके 2 बड़े सेंटर थे। उसको लगा यार ये तो दिल्ली आज आ गया, पर हरियाणा से दिल्ली बहुत नजदीक ही पड़ता है, तो वो बेचारा रोकने के लिए हरियाणा की तरफ बढ़ा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों आमने सामने होते हैं पानीपत। कहां पर होते हैं? पानीपत में युद्ध होता है। अब अफगान तो बाबर से मिले हुए, ये दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी न केवल हारता है, बल्कि इब्राहिम लोदी मर जाता है। सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। बाकी सुल्तान लड़ने ही नहीं जाते थे, पीछे बैठ के देखा करते थे, सेना लड़ा करती थी उनकी। इब्राहिम लोदी खुद लड़ा और बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अब बाबर ने कहां पर कब्जा किया? दिल्ली और आगरा। उसके चाचाओं को लगता था दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर को दिल्ली आगरा में इतना धन मिला, इतना भयंकर धन मिला कि उसने कहा नहीं जाऊंगा। मतलब वो डायरी में लिखता है, बाबर डेली डायरी लिखा करता था, बाबरनामा। कौन सी डायरी थी? और वो अपने बाबरनामा के अंदर लिखता है कि अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। अब हमें काबुल की गरीबी, यार उस गरीबी, उस लिचड़पने में वापस नहीं जाना यार। अब अपने कहां पर रहेंगे? दिल्ली और आगरा। और इतना धन मिला बाबर को, इतना ज्यादा धन मिला
कि उसने काबुल के हर एक आदमी को चांदी के सिक्के पहुंचाए थे। घर में जितने बंदे हैं सबको एक चांदी के सिक्के दिए जाएं। इसलिए काबुल में बाबर को कहते थे कलंदर है। कलंदर मतलब धन दौलत लूटाता इस आदमी, क्या बोलते थे? कलंदर। इतनी दौलत लुटाई होगी उसने, इतना दिल्ली और आगरा को लूटा। अब दिल्ली और आगरा को लूट के वो कहां पर बैठ गया? अपने आगरा। उसके बाद दो सेंटर हो गए, दिल्ली और आगरा। अफगानों का शासन भारत से खत्म, भारत में आगे मुगल। बाबर उज्बेक था, उज्बेकों में भी कौन था? वो मुगल था। तो उसने कब्जा कर लिया अपने दिल्ली और आगरा। अपने मेवाड़ में राजा कौन बना हुआ है? सांगा। सांगा की दिल्ली वालों के साथ पंगे चल ही रहे थे। जब बाबर और इब्राहिम लोदी पानीपत के अंदर लड़ रहे थे, तब सांगा ने दिल्ली के आसपास में अटैक किया और दिल्ली के 200 गांव दबा लिए। कितने गांव दबा लिए? उसने कहा भाई भाई उधर अंगेज हो रहे हैं, अपने अपने ये फायदा उठाया जा रहे। वो 200 गांव पे कब्जा करके बैठा था। अब दिल्ली के आसपास से टैक्स वो लिया करता था। अब उसको लगा कि दिल्ली के आसपास वाले इलाके पे तो कब्जा हो गया। उनके पास दो सेंटर, एक तो दिल्ली और एक सेंटर कौन सा? आगरा। अब उसने कहा अपना आगरा पे अटैक करेंगे। कहां पे अटैक करेंगे? तो सांगा यहां से आगे बढ़ता है। आगरा से अपने राजस्थान वाली बाउंड्री में घुसते घुसते किला पड़ता है बयाना। कौन सा किला है? बयाना बाबर के पास में। भाई उसने आगरा पे कब्जा किया तो उसने बयाना पे भी कब्जा किया। बयाना उनके पास में। और बयाना में उसका एक बंदा बैठा हुआ यहां पे, मेहंदी ख्वाजा। कौन बंदा बैठा? इस मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि कोई मेवाड़ का राणा सांगा है और बयाना के किले की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। भाई आगरा जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा आपको? बयाना। तो यार वो बयाना की तरफ आ रहा है। तो इसने बाबर के पास मैसेज किया कि भाई बाबर, मैं यहाँ बयाना में बैठा हूं पर सेना थोड़ी है। उधर से कोई सांगा नाम का आदमी आ रहा है अपनी सेना लेके। तो क्या करना है मेरे को? किला खाली करूं या तू आ रहा है? तो बाबर ने कहा तो रुक, मैं सेनापति भेज रहा हूं एक। और उसने एक सेनापति भेजा, सुल्तान मिर्जा। कौन सा सेनापति भेज दिया? किससे लड़ने के लिए? कौन से किले की रक्षा के लिए? कौन से किले की रक्षा के लिए? तो अब बयाना किले की रक्षा के लिए दो बंदे बैठे हैं वहां पे। एक तो मेहंदी ख्वाजा ऑलरेडी है, एक नया सेनापति कौन आ गया? सुल्तान। सुल्तान मिर्जा वहां पे आ गया। सांगा ने दोनों को पीटा और सांगा ने बयाना पर कर लिया कब्जा। कहां पे कब्जा कर लिया? बयाना पे कब्जा करने के बाद उसने कहा अब आगरा चलेंगे। बयाना तो जीत लिया, अब अपने कहां पे कब्जा करना है? हाँ, दिल्ली के आसपास तक अपना कब्जा है और इधर अपने आगरा पर और कब्जा कर लेते हैं। ये बात पता चली अफगानों को। किसको पता चली? अफगानों को पता चली कि आजकल बाबर सॉरी इसने सांगा ने बयाना तो जीत लिया और अब वो बाबर पर हमला करने के लिए कहां पे जा रहा है? खान उधर जा रहा है, आपके यहाँ पे आगरा की तरफ जा रहा है आगे। अफगानों का नया नया दुश्मन कौन बना हुआ? बाबर। दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। बाबर का दुश्मन कौन बना हुआ है? सांगा। वो सांगा जिसने अफगानों को दो युद्धों में भगा भगा के मारा था, खातोली और बाड़ी में, वो सारे अफगान सांगा के पास आए कि भाई सांगा, अब तुम ही तारणहार हो और तुम बाबर से लड़ रहे हो, हमने सुना है। सांगा ने कहा तो हम तुम्हारे साथ में। तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई सांगा के पास में आ गया था यहाँ पे, महमूद लोदी। कौन था? और महमूद लोदी ने कहा भाई तू तो लड़। अब ये बातें किसको पता चली? बाबर। कि ये तो सारे मिलके कहां पर आ रहे हैं? आगरा की तरफ आ रहे हैं। तो उसको लगा यार राजधानी की तरफ आएंगे, इससे अच्छा मैं आगे की तरफ चला जाऊं। तो फिर उधर से बाबर निकल के सामने आ जाता है। सांगा ने कहा और ही ठीक है, आ तू आ, हम यहाँ पर बैठे हुए आराम से, यहाँ लड़ेंगे तेरे से। तो बाद में बाबर और सांगा के बीच में एक और लड़ाई होती है, खानवा। कौन सी लड़ाई होती है? तो बाबर और सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कौन सा होता है? बयाना। दूसरा युद्ध कौन सा होता है? खान। बयाना एक छोटी लड़ाई थी, खानवा एक बड़ा युद्ध। पहले लिखो बयाना का युद्ध। समझोगे ना बात? बाबर इधर क्यों आया था, कैसे आया था, याद रहेगा थोड़ा? लिखो बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना। बयाना का युद्ध। बयाना अपने भरतपुर में जगह पड़ती है ना। बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना, 16 फरवरी 1527। लिख लो 16 फरवरी 1527 ईस्वी। वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन बाद बाबर सांगा आमने सामने थे। कौन सा युद्ध है? बयान। नीचे एक लाइन लिखो। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम बयाना फोर्ट वॉज अंडर कंट्रोल इन मेहंदी ख्वाजा। किसके अंडर कंट्रोल में था? मेहंदी ख्वाजा। इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। नीचे लिख लो बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा, कमांडर इन चीफ ऑफ बाबर। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा।
कौन है सेनापति, कौन है? सुल्तान मिर्जा। नीचे लाइन चेंज करके लिखो, सांगा ने बाबर को हरा दिया। सांगा डिफीटेड बाबर। सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया, बाबर को हरा दिया। सांगा डिफीटेड बाबर तथा उसने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। एंड ही कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। तथा उसने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। एंड ही कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। कौन से किले पर अधिकार कर लिया? आगे लिख लो आपने, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, भरतपुर में एक जगह पड़ती है। सत्रह मार्च 1527। हाँ, बयाना भी भरतपुर में, खानवा भी भरतपुर। आगरा के पास में जगह है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। मतलब उधर मुगलों की बाउंड्री लगने लग जाती थी दिल्ली वालों की। बैटल ऑफ खानवा। खानवा कब हो रहा है? 17 मार्च 1500, मतलब उसके लगभग एक महीने बाद। बयाना 16 फरवरी है और ये कब हो रहा है आपका? 17 मार्च। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तारीख क्या बताओगे? हमेशा 17। एक वीर विनोद पढ़ते हैं अपने, वीर विनोद श्यामलदास जी वाले, उसमें इसकी तारीख 16 मार्च है। तो कभी स्पेसिफिक पूछेगी वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च। नॉर्मली पूछेगी खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17। तो लिख लो कोष्टक में, वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च। अकॉर्डिंग टू वीर विनोद 16 मार्च। वीर विनोद के अनुसार कब हुआ था? नीचे लिख लो, बाबर वर्सेस सांगा। बाबर वर्सेस सांगा। पहले लिखो युद्ध के कारण, ये बड़ा युद्ध था तो इसके कारण पढ़ेंगे अपन। कॉजेज ऑफ बैटल, युद्ध के कारण। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू एक्सपांड दियर टेरिटरी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ वांटेड टू एक्सपांड दियर टेरिटरी। दोनों क्या करना चाहते? साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। बाबर साम्राज्यवादी है तो काबुल से चला के देख लो, यहां पर आ गया। संगा अपने आप में साम्राज्यवादी हो रखा है, जो कहां पर कब्जा करना चाहता? दिल्ली और आगरा। और दिल्ली के कितने गांवों पर कब्जा कर रखा था उसने? लिख लो, 2 नंबर लिखो। संगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। संगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली वाले इलाके को क्या बोलते थे? सल्तनत। सुल्तान बनते ना, तो सुल्तानों का इलाका क्या कहलाता था? सल्तनत। संगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। संगा कैप्चर 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। कितने गांवों पर अधिकार कर लिया? फिर अभी अभी कौन सा किला जीत लिया संगा ने? बयाना। ये भी तो बाबर के पास में उसे किला छीना उसने। लिख लो अगला, संगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। संगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। संगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। संगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। कौन से किले पर अधिकार कर लिया था? संगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। और अभी जो संगा है वो किससे दोस्ती कर रहा है? किसको अपनी सहायता पहुंचाने को? अफगान। किससे? और बाबर ये तो कैसे सहन करेगा, क्योंकि बाबर के तो अभी अभी भारत में पहला युद्ध किससे हुआ? अफगानों से। और अफगानों को शरण कौन दे रहा है? संगा। उसे लगा रही है गठबंधन बना रहे हैं मेरे खिलाफ। तो लिखो, संगा अफगानों के साथ गठबंधन बना रहा था। संगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। संगा अफगानों के साथ गठबंधन बना रहा था। संगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। संगा अफगानों के साथ गठबंधन बना रहा था। संगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान। संगा किसके साथ गठबंधन बना रहा था? कोष्टक में लिख लो, इस लाइन के क्वेश्चन लिखो, महमूद लोदी। कौन सा अफगान था जो संगा के पास में आया था? नाम से याद रह जाएगा ना, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है। ये संगा के साथ में यहां पर है। तो क्या क्या कारण है, वापस पढ़ो देखे।
पहला तो कारण क्या, दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांव दबा लिए, आगरा के पास में बयाना किला। अगले के दो ही तो सेंटर है यार, दिल्ली और आगरा, आप दोनों तरफ बढ़ते जा रहे हो लगातार, और आप किससे दोस्तियां कर रहे हो? अफगानों के साथ। उसे डर लगेगा ना कि यार आप अटैक करोगे, इससे पहले तो मैं ही आ जाऊं यार, डिफेंसिव, रोकना तो चाहेगा उस युद्ध को। अच्छा, एक बाबर और अपनी बुक के अंदर लिखता है, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? वो डायरी है बाबर की। डायरी होता है डायरी, दिल्ली जो अपने लिखते हैं, तो बाबर की डायरी है वो। तो बाबर अपनी डायरी के अंदर एक बात लिखता है, जब वो ये युद्ध लड़ने के लिए आता है तो वो अपने आप को बताता है भाई मैं युद्ध लड़ने के लिए क्यों जा रहा हूं। तो उसके बारे में वो लिखता है कि मैं जब काबुल था, मैं कहां पर था, तो सांगा का एक बंदा मेरे पास आया, और सांगा के उस बंदे ने मेरे को कहा कि भाई बाबर, यार ये इब्राहिम लोदी हमें तंग करता रहता है, और प्लीज तू इंडिया आ जा, और अपने दोनों मिलके इब्राहिम लोदी से लड़ेंगे और इब्राहिम लोदी को मार देंगे। तो बाबर अपनी डायरी में लिखता है कि मैं सांगा के बुलाने पर इंडिया आया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, लेकिन जब मैं पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था तो सांगा ने मेरी कोई भी सहायता नहीं की। इसने अपनी सिम चेंज कर ली, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों पे ब्लॉक मार दिया। मैंने कई मैसेज पहुंचाए लेकिन इसने मेरे मैसेज का कोई भी जवाब, इसलिए मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं। इसने मेरा वादा तोड़ दिया, इसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे यहां पे अकेले को फंसा दिया, और ये मेरी सहायता करने के लिए। ऐसा बाबर लिखता है। कौन लिखता है? तो बाबर आरोप लगाता है कि इसने वादा खिलाफी की है मेरे से। क्या किया है? प्रॉमिस वायलेट किया, मेरा वादा खिलाफी की। इसलिए मैं इसको क्या सिखाना चाहता हूं, सबक से इसे बताना चाहता हूं कि यार ऐसे कैसे किया जा सकता है। पर इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। क्यों सच्चाई नहीं? तो हम कहते हैं कि यदि ऐसी बात हुई होती कि सांगा ने बाबर को बुलाया होता, तो इस बात को बाबर के अलावा और कोई राइटर भी तो लिखता। उस समय जो भी बाबर के आसपास के राइटर थे, उन्होंने इस घटना का कोई भी उल्लेख नहीं किया। केवल बाबर ने ये घटना लिखी और कोई भी इस घटना को नहीं लिखता, न अपनी तरफ का राइटर ना उनकी तरफ का राइटर कोई लिखता है। फिर बड़ी बात, ये बात वैसे भी गले नहीं उतरती कि सांगा इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को बुलाएगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो उसने पीटा है यार, खातोली और बाड़ी में 17 और 18 में पीट चुका था, और वो दिल्ली के आसपास तक पहुंचा हुआ है, उनके गांव के आसपास से तो वो टैक्स लेता है। इसलिए कम से कम इब्राहिम लोदी को तो हराने के लिए सांगा को किसी की सहायता की आवश्यकता। पर फिर भी बाबर की तरफ से एक रीजन दिया गया था। लास्ट में अपने एक कारण ये भी लिख लेंगे, तो 5 नंबर लिखो। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। किसका आरोप लगाया? किसने? ये भाई आपके 5 कारण याद रहेंगे। दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। सांगा दिल्ली की साइडों में 200 गांवों पे कब्जा करके बैठा है, आगरा की साइडों में बयाना पे कब्जा करके बैठा है, अफगानों को वो शरण दे रहा है, यहाँ पे महमूद लोदी उसके पास में आया हुआ है, और बाबर अपनी तरफ से एक ये आरोप लगाता है कि इसने मुझे बुलाया था लेकिन इंडिया में इसने मेरी सहायता नहीं की, इसलिए मैं इसको मजा सिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ में क्यों नहीं आया था। आई बात समझ? अब उधर से आपका आ गया, बाबर आ गया, सेना लेके आ गया, आगरा से बाहर निकला, खानवा नाम की जगह पड़ती है, यहां पर दोनों अपनी सेनाएं लेके आमने सामने बैठे। मैंने वैसे ही बताया था कि भारत के राजा युद्धों की तैयारियां करके युद्ध किया करते थे, अचानक हमले नहीं करते। तो बाबर आया, बाबर ने अपने भयानक युद्ध में जो भी सैनिक घायल हो गए थे उनका इलाज विलाज करवाया, यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट की, तोपें लेके आया था बाबर। क्या लेके आया था? भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसी ने किया था तो बाबर ने किया था। इससे पहले अपने भारत में तोपों का इस्तेमाल युद्धों में, इससे पहले अपने युद्ध तीर कमान तलवार और भालों के थे। युद्ध किसके थे? तीर कमान तलवार और भाले। अब पहली बार वो क्या लेके आया था? बारूद। बारूद वाला इस्तेमाल, तोपों वाला इस्तेमाल वही लेके आया था यहाँ पे। तो उसने अपनी तोपें पे लगाई, जो भी उसे सिस्टम सेट करना था वो यहाँ पे सिस्टम सेट किया। मुसलमान राजाओं की एक अच्छी खासियत ये भी होती है कि हिंदू राजाओं की जासूसी करवाते, तो पता भी लगाया कितना सामान है इसके पास, क्या है, कौन लोग लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, पहले का बैकग्राउंड क्या है, सब बातों का पता चला। अब बाबर यूं निश्चिंत हो गया, सब बातों का पता चल गया कि अब अपने युद्ध की तैयारी ठीक है। तो बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि नौजवानों, कल अपने खानवा के मैदान में बाबर के खिलाफ लड़ेंगे। हाउस द जोश? सबने कहा लो सर। सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं। बाबर के सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, उनका हम नहीं लड़ेंगे। बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ोगे, क्या कारण है? सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे कारण यह था कि बाबर जब इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आया था तो सैनिकों को कह के लाया था कि इंडिया चलेंगे, खूब सारा धन मिलेगा,
दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी ने यही कहा था कि तू दिल्ली और आगरा, तेरे को खूब सारा धन मिलेगा, तो खूब सारा लूट का माल मिलेगा, तो लूट का माल ले लेना। अभी तक देखो पंजाब जाते थे, थोड़ा थोड़ा मिलता था, फिर भी मैं तुम्हें बांटता था, आगे और ज्यादा मिलेगा, तुम्हें बांटेंगे, और वहां से खूब सारी महिलाएं लेके आएंगे। सैनिकों को दो लालच दे के लाए गए थे, धन लेना और महिला। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचिए कि वो कितने क्रूर थे, इस कितनी घिनौनी सोच थी कि महिलाओं के चक्कर में अफगानिस्तान वाले लड़ने के लिए आ गए थे। जब आज तालिबान वालों को वहां पे देखते हैं, तब इस बात पे कतई अचरज नहीं होता कि वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं। महिलाओं के प्रति तब भी इतने वहसीपन से भरे हुए थे, अब भी उतने ही वहसीपन से भरे हुए हैं। उस इलाके की खासियत है, वो वाला साइड वाला इलाका महिलाओं के प्रति क्रूर रहा ही था। लेकिन बाबर ने यहाँ पे कब्जा किया, कब्जा करके धन भी लूटा, धन लूट के सैनिकों में बांटा भी, महिलाओं को भी उठाया उन्होंने, रेप वेप करके कईयों को फेंका भी होगा, मार दिया होगा, कईयों को साथ में ले गए होंगे, साथ में रख लिया होगा। लेकिन बाबर वापस नहीं गया, और बाबर ने अपने सैनिकों का यही रहेंगे। और सैनिक, बाबर को तो ठीक है राजा बनना है यहाँ पर, फौजी को घर परिवार की याद आने लग जाती है, उसको बाद में संदेश से आते हैं, कई गीत गाने पड़ते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। तो फौजी यहाँ पे लड़ना नहीं चाहते। फौजियों ने कहा यार तूने कहा था जाके आ जाएंगे, 1 साल हो गया, 1526 में आए थे, अब क्या आ गई थी 1527, हमें यार घर जाना है। एक तो कारण ये है कि फौजी युद्ध लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भारत में आए हुए एक लंबा समय बीत चुका था, उन्हें अब घर जाना था वापस। दूसरा कारण यह था कि पिछले 1 महीने में जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई थी, जब सांगा के बारे में पता चला, खाली बाबर को तो पता चलेगा नहीं, पूरी सेना को पता चलेगा। और इनको पता चला कि सांगा ने आज दिन तक जो उनके सामने है उनको भगा भगा के मारा है। उन्हें और पता चला कि सांगा जब खानवा के मैदान में लड़ने के लिए आया, तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके शरीर में 80 घाव लगे हुए थे। कितने घाव? फौजियों ने कहा कि वो जो सामने आ रहा है ना, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनखों में तो नहीं आ रहा है, तो डाकी, और इसमें तेरा घाटा। और भाई साहब आज दिन तक उसके सामने आया ना, उनको सबको उसने भगा भगा के मारा है। और अपने मेहंदी ख्वाजा का, सुल्तान मिर्जा का तो वीडियो और है ना, इनकी हालत खराब कर दी थी उसने कूट कूट के। और तू कह रहा है यार इससे लड़ो, कितनी फौज है इसके पास में, इतनी बड़ी फौज लेके आया हुआ है। तो बाबर को लगा यार मरा दिया, जब फौजी नहीं लड़ेंगे तो राजा अकेला लड़के क्या करेगा। तो बाबर अपने सैनिकों को जोश दिलाने के लिए भाषण देता है फिर वहां पर, और बाबर वहां पर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? तो उनका लगता है क्या, दिख रहा है ना, तेरे को लड़ाई नहीं करनी भाई। राजा लड़ते ही नहीं थे, मुसलमान राजा पीछे बैठ के देखा करते थे, आगे सेना जाती बाबर लड़ने के लिए, तो खुद के लिए लड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ रहा है? हाँ, हमें दोनों बात लग रही है कि तू खुद के लिए लड़ता है और अपने साम्राज्य विस्तार। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, ये इस्लाम की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से उस छोर तक इस्लाम की पताका फहराई जाए, इसलिए बाबर पहाड़ों पर, घाटियों में, दौरों पर, नदियों पर, सब जगह इस्लाम की पताका फहराएगा। इसलिए बाबर जिहाद करेगा। क्या करेगा? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको बोलते जिहाद। ये किसकी लड़ाई है? जिहाद की लड़ाई। यदि तुम लोग मेरा साथ दोगे तो वेल एंड गुड, यदि साथ नहीं दोगे तो भी बाबर कल अकेला लड़ेगा। बाबर जिंदा बच गया तो बाबर गाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे योद्धा जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं उनको क्या बोला करते थे? और बाबर यदि मर भी गया तो बाबर को इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं। बाबर मर भी गया तो युद्ध में लड़ते हुए मरेगा, जिहाद में लड़ते हुए मरेगा, बाबर जन्नत जाएगा। कहां पे जाएगा? और जन्नत में 72 हूरें बाबर का इंतजार कर रही है। ये वाले लालच थोड़े तगड़े हुआ करते थे, ये लालच सब तरफ दिए जाते हैं। उधर मुसलमानों में कहा जाता है युद्ध में लड़ता हुआ मरता है तो उसे क्या मिलता है? जन्नत। और जन्नत में कितनी हूरें इंतजार कर रही है? 72, 72। मुझे लगता है लिंगानुपात कितना अच्छा है वहां, सेक्स रेशियो देखिए आप वहां का, एक एक आदमी पे 72 महिलाएं। मगर यार ठीक महिला सशक्तिकरण हो रखा है उन लोगों का। अच्छा, ये सेम बात हिंदू कहते। हिंदू कहते कि भाई जो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं वो सारे जाते हैं स्वर्ग। कहां जाते हैं? और वैसे ही जो भी अच्छा काम करता है वो सारे कहां जाते हैं? स्वर्ग। और स्वर्ग में अप्सराएं डांस करती है, स्वर्ग में सोमरस की नदियां। इसलिए बच्चों आप सबको अच्छे काम करने चाहिए, ताकि अच्छे काम करोगे तो जिंदगी में मरने के बाद में क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग। और स्वर्ग मिलेगा तो वहां पे कौन सा डांस देखोगे? अप्सराओं का। और कौन सी नदियों में लोटपोट होगे? अच्छा, तो कई बार कोई गांव में डोकरों से पूछ ले, गांव में सब कहते हैं भाई रे अच्छा काम करना चाहिए, भला काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो क्या मिलेगा? नरक। और नरक में तो यमराज तेल की कड़ाई लेके बैठा हुआ और उबाल के रख देगा यमराज उसके अंदर एकदम। इसलिए अपने तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, स्वर्ग मिलेगा,
भगवान इंद्र के दरबार में वहां पर अप्सराओं का डांस देखोगे और सोमरस की नदियों के अंदर सूरापान करोगे वहां पे बैठे बैठे कि अच्छा यदि अच्छा काम करेंगे तो हमें दो चीजें मिलेगी, अप्सराओं का डांस, सोमरस। तो मान लो ये दोनों काम हम यही कर लें तो कि भाई अप्सराओं का डांस मैं यही देख लूं, सूरापान भी यही कर लूं, तो ना 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 ये तो गलत काम। और ये काम यदि धरती पे कर लिए तो ये बुरे काम और बाद में आपको क्या मिलेगा, नरक। देखो ये नहीं हो सकता, जो काम यहां बुरा है वो वहां भी बुरा है, और यदि वहां अच्छा है तो यहां भी अच्छा है, और यदि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब कोई ना कोई फिरकी ले रहा है। और इस प्रकार के स्वर्ग में कोई भी चीजें नहीं है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है और वहां पर इस प्रकार के कोई भी डांस नहीं होते। फिर मुझे कई बार लगता है कि यार अपने डोकरेन कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, तो अपने ऊपर का मतलब समझते हैं बादलों से ऊपर कोई एक नई दुनिया होगी वहां पे स्वर्ग होगा, ऐसा नहीं है। अपना कोई बड्डका कभी जाके आया होगा यूरोप, कहां पे जाया होगा भाई, इंडिया पड़ा ये और ऊपर की तरफ इधर है यूरोप, ठंडा महाद्वीप, भयंकर ठंडा महाद्वीप, और वहां पे बिना शराब के रह ही नहीं सकते। टेम्परेचर जाता है -18 डिग्री। तो वहां पे हम तो रशिया गए थे तो हमने देखा था वहां जितने रशियन है सबके एकदम वोदका छोटे छोटे से क्वार्टर लिए हुए, और वहां पे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ही बेचारे शिवरिंग हो यार, ठंड पड़े भयंकर वाली, हम तो 5-7 रजाइयां से ओढ़ ओढ़ के घूमते थे वहां पे, तो भी यार ठंड लगती थी। तो उनका बापड़ों का दिल्ली का काम है यार, तो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी लड़कियां लड़के सब वहां पे पीते ही रहते सिगरेट, और ये दोनों तो इतनी ज्यादा पीते थे, ज्यादा पीते इसकी हद नहीं कोई, वरना तो बॉडी टेम्परेचर कैसे रहे यार आपका उस बाहर वाले। तो उनके वो शराब तो कोई अपने वाला डोकरा गया उसको खूब सारी शराब मिली, तो उसने वापस आ गया भाई साहब यूरोप ना, सूरापान की तो नदियां बहती है। फिर यूरोप वाली लड़कियां उसने देखी होगी ऐसा अप्सराओं से कम, तो उसने आगे कहा यदि अच्छा काम करोगे तो ऊपर जाओगे और ऊपर क्या है, अच्छा काम का मतलब यदि रुपए कमाओगे, अच्छा काम का मतलब यही है, यदि रुपए कमाओगे तो कहां जाने का मौका मिलेगा, यूरोप। तो इसलिए है बच्चों, सब लोगों को यदि स्वर्ग के नजारे लेने हो तो कहां की यात्रा करनी है, यूरोप की। तो यूरोप में आप सब वो जो स्वर्ग में बताया हुआ है वो सारा आपको कहां मिल जाएगा। तो बाबर ने ऐसा ही भाषण दिया यहाँ पे, बाबर ने कहा कि कल जिहाद की लड़ाई लड़ेंगे, कल धर्म की लड़ाई है, इस्लाम की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है, और अगर जिंदा रहा तो गाजी बनूंगा और मर गया तो जन्नत जाऊंगा, और मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कोई लड़ो तो लड़ लेना, नहीं लड़ोगे तो बाबर अकेला खूब है। तो इस्लाम की, मजहब की, धर्म की बातें की सैनिकों में थोड़ा जोश है, तो बाबर को लगा एकदम हिट हो रहा है मैटर। बाबर ने कहा तुम लोग तैयार हो कि नहीं हो, इतने में एक फौजी साहब खड़े, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, एक मिनट सर, एक मिनट, ये ना जो इस्लाम की ये बातें कर रहे हो ना आप, धर्म की, अल्लाह की, ऐसी सब बातें कर रहे हो, हाँ, तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है और दारूड़ी है। बाबर सारे दिन पीता था, सारे दिन, मतलब बाबर की किताब आप पढ़ लो तो हर पन्ने पे है कि आज सुबह उठा शरीर टूट रहा था, 2 पैग लगाए, दोपहर में मैं तो पीना ही नहीं चाहता था, कोई मूड में नहीं थी, रिश्तेदार आ गए, अब खाना खाने बैठे, सूखा खाना तो कैसे खिलाया जाए, फिर साथ में 2-2 पैग लिए, शाम को तो बरसात ही शुरू हो गई थी, ठंड का ही मौसम था, सारे दिन दारू के अंदर रहता था। और बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में पैग था, ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है यार। तो किसी ने कहा आपके मुंह से ये धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, इस्लाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, और बाबर ने वो पैक ले रखा था, बाबर ने फेंक दिया। बाबर ने कहा कि बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। एक आधे फौजी ने और खड़ा, उसने कहा वो अंदर पड़ी पेटी है, और ने कहा फेंक दो सारी दारू की बोतलें, फुड़वा देता उस दिन बाबर वहां पर। बाबर ने आप बताओ, इतने में एक फौज साहब और खड़े, उन्होंने कहा साहब रुको, एक बात और रुको, कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि किसी भी मुस्लिम व्यापारी से कोई भी मुस्लिम राजा टैक्स नहीं लेगा, मुस्लिम व्यापारी से मुस्लिम राजा, और बाबर अपने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लिया करता है, टैक्स था, उस टैक्स का नाम क्या था, तो यार तुम ये तमगा कर लेते हो। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है कि आज के बाद में तमगा कर, हाउस दा जोश, अब की बार सबने कहा हाई सर। तो बाबर 3 घोषणाएं करता है, कल युद्ध नहीं है, कल क्या है, जिहाद, मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा, याद रहेगी बात, नीचे लिखो, कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखो, कारण हो गए, लिखो युद्ध से पहले बिफोर बैटल, युद्ध से पहले बिफोर बैटल, युद्ध से पहले बिफोर बैटल बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया,
He removed तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स या मुस्लिम ट्रेडर्स. उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया. He removed तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स. मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया. He removed तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स. मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया. और लास्ट लिख लो. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की. He took resolution. He took resolution not to take liquor. He took resolution not to take liquor. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की. नए साल वाले दिन लेते हैं सब लोग कि बस लास्ट आज 31 आज, आज के बाद नहीं पिएंगे. बंदा दूसरे दिन वापस ले आता है. तो क्या क्या घोषणाएं की उसने? जिहाद, तमगा कर हटाया और शराब नहीं पीने की. ये बाबर की तैयारियां. संगा क्या कर रहा था इधर? संगा इस बात को जानता था इस बार लड़ाई बड़ी है. इस बार डायरेक्ट अपने दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने जा रहे हैं. कहां पर कब्जा करने जा रहे हैं भाई? यदि आप बाबर को यहां पे हराते हो तो डायरेक्टली आपका बयाना से अगला तो आगरा है, तो आपका कब्जा आगरा पे होगा. और बाबर के पास में दिल्ली है तो आपका कब्जा कहां पर होगा? दिल्ली. तुझे पता था यार थोड़ी बड़ी मैन फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी अपने को. तो बाबर ने राजस्थान के जितने राजा थे सबके पास मैसेज किया, प्लीज खानवा जाओ सारे के सारे, खानवा में मिलकर लड़ेंगे. तो राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है और लेटर लिख के उनको सहायता के लिए कौन से युद्ध के अंदर बुलाता है? लिखो. संगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं के पास पत्र लिखे. संगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान. व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सबका उसने. संगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं के पास पत्र लिखे. संगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान तथा उन्हें खानवा के युद्ध में बुलाया. एंड इनवाइटेड देम इन बैटल ऑफ खानवा. तथा उन्हें खानवा के युद्ध में बुलाया. एंड इनवाइटेड देम इन बैटल ऑफ खानवा. तथा उन्हें खानवा के युद्ध में बुलाया. एंड इनवाइटेड देम इन बैटल ऑफ खानवा. वैसे भी ना अब तक पोजीशन ये थी कि मेवाड़ का राजा पूरे राजस्थान का राजा माना जाता था, तो बाकी वाले सारे मेवाड़ के राजा के अंडर में थे कहीं ना कहीं. उसने सबके पास मैसेज किया भाई सारे के सारे साथ देने के लिए आ जाओ. तो सबको लगता था कि मान लो कोई नहीं गया तो ये कुटेगा बाद में, तो इसे अच्छा यार साथ ही दे लो इसका. ये जो इसे लेटर भेज कर यूं बुलवाया करते अपने इस व्यवस्था को बोलते पाती परवन. क्या बोलते थे? पाती का मतलब होता है लेटर, चिट्ठी पत्री. परवन का मतलब ही लेटर होता है. परवाने परवान लेटर को होते. इस लाइन की क्वेश्चन में लिख लो पाती परवन. कोई पूछेगा कि भाई सांगा ने लेटर भेजे थे, इस व्यवस्था को क्या कहते थे? क्या बोलते थे इस व्यवस्था को? पाती. बाती पर उनका मतलब वही चिट्ठी पत्री होता है कि लेटर लिखे थे. तो कौन कौन उसका साथ देने के लिए गए? मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, आप उतारिए. याद अपने आप हो जाएगी, याद नहीं करनी, पर उतार लीजिए. आगे जैसे जैसे राजा आएंगे अपने याद करते रहेंगे इनको. उतार लो एक बार, मैं समझा दूंगा फिर इसका मतलब क्या होता है सबका.
उतार लो ये लिस्ट, अभी पढ़ेंगे अपने इसको। उतार ली। एक बार देखें देखें, आमेर, आमेर मतलब अपना जयपुर, जयपुर को क्या बोलते थे? आमेर। यहां से कौन बंदा गया? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन गया? हालांकि राजा मालदेव नहीं थे, राजा थे गंगा। राजा कौन थे? पर गंगा ने अपने राजकुमार को भेज दिया। गंगा का बेटा कौन है? मालदेव। तो मेवाड़ में जब था सांगा, मारवाड़ में था गंगा। पर गंगा ने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा बेटा चला जाएगा। तो सेना लेके कौन गया था? बीकानेर से सेना लेके कौन गया? राजकुमार कल्याणमल। हालांकि राजा इसके पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था? जैत। मेड़ता से कौन गया? इडर से। बताया था भारमल रायमल वाली लड़ाई की, सांगा ने बाद में राजा किसको बना दिया था? भारमल। सिरोही से अखेराज देवड़ा। चंदेरी से दोस्ती है उसका मेदिनी राय। उधर क्या लिखा मेरे दिख नहीं रहा। वागड़। वागड़ से कौन? वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को मिला के क्या बोलते थे? वागड़। वागड़ से लड़ने के लिए कौन है? उदय। आगे क्या लिखा? देवलिया से कौन है? देवलिया मतलब प्रतापगढ़। देवलिया मतलब, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो वागड़, वागड़ से तो कौन आ गया? उदय सिंह। देवलिया मतलब प्रतापगढ़, यहां से कौन आ गया? बाघ। फिर क्या लिखा हुआ? मेवात मतलब अपने अलवर वाला इलाका। यहां से कौन है आपका? हसन खान मेवात। ये अफगान है। हसन खान मेवाती कौन है? तो अफगानों के दो कमांडर इधर थे, हसन खान मेवाती है, एक ऊपर अपने नाम लिख दिया महमूद लोधी। पढ़ा देखो, महमूद लोधी। तो महमूद लोधी भी अफगान था, एक बड़ा सेनापति इनकी तरफ से लड़ रहा था। एक बड़ा सेनापति कौन सा लड़ रहा है आपका? हसन खान मेवात। फिर कौन है? सलूम्बर का कौन है? सलूम्बर वालों को तो अपने जानते ही है कि मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहते? सलूम्बर वाले। चुंडा के वंशज थे, इसलिए क्या हो गए? चुंडावत। और इस समय उस बंदे का नाम रहा होगा रतन सिंह, इसलिए नाम क्या होगा? रतन सिंह चुंडा। सादड़ी चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है अपने, और वहां से एक बंदा आया था झाला अज्जा। कौन था? झाला अपने जालम सिंह झालान वो। तो झाला राजपूत थे, किसी टाइम गुजरात में रहते थे। गुजरात से ये आ गए थे मेवाड़, और मेवाड़ से कुछ झाला चले गए थे बाद में कोटा, और कोटा में जालिम सिंह झाला इतना पावरफुल हो गया था कि उसके बाद झालाओं का अलग राज्य बनाना पड़ गया था, झालावाड़। पढ़ते हैं ना? तो ये सादड़ी का एक कौन आया था यहाँ पे? झाला अज्जा। तो झाला सरनेम है, अज्जा नाम है। अजय सिंह, अजय सिंह झाला रहा होगा, तो क्या बन गया? झाला अज्जा। समझ हो जाएगी बात? किसी का नाम याद नहीं करना, अपने बाग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब आमेर पढ़ेंगे तब अपने क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज। तब आ जाएगा मालदेव कल्याणमल, तब अपने याद करते रहेंगे, देखो ये खानवा में था, खानवा में था, याद हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। चलो अब आगे हम बताता हूँ। अब दोनों की सेनाएं आमने सामने। एक तरफ अपनी सेना किसने लगा रखी है? इधर तो आपके बाबर, और बाबर के पास में दो तोपें हैं। बाबर के पास में क्या? दो। तो उसने अपनी दो तोपें लगा रखी। इधर सांगा के पास में खूब सारी सेना थी। सांगा के पास में 1 लाख के आसपास फौजी थे। बाबर के पास में फौजियों की संख्या बहुत कम थी, बाबर के पास 12,000 फौजी थे। पर बाबर को यह कॉन्फिडेंस था कि उसके पास में क्या है? तोपें। भाई तोप के सामने तो आप जाओगे तब तक तो आदमी उड़ जाएगा, मारने के लिए वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा आपको। अब ये जो सांगा के पास में खूब सारी बड़ी सेना थी, इसके अंदर पर एक लफड़ा था। क्या क्या चक्कर पड़ता है इसके अंदर? इसमें ये चक्कर है कि वागड़ से कौन आया भाग लेने के लिए? उदय सिंह। तो वागड़ वाला उदय सिंह मान लो यहां पर खड़ा है अपने 7,000 आदमी लेके। कितने हजार आदमी लेके? वो 7,000 की सेना लेके आया, वो यहां पर खड़ा है, ये वागड़ वाला उदय सिंह खड़ा है। इधर आपके आमेर से कौन गया? ये मान लो अपने 4,000 आदमी लेके यहां पर कौन खड़ा? आमेर का पृथ्वी। हरावल में कौन रहते? सलुम्बर वाले। तो ये मान लो बीच में यहां पर कौन खड़े हैं? सलुम्बर वाले यहां पर बीच में खड़े। इसी प्रकार और मान लो यहां पर अलग आपका खड़ा मालदेव, यहां पर इस साइड के अंदर आपका खड़ा कल्याणमल, यहां पर खड़ा मान लो कोई मेदिनी राय, यहां पर कोई दूसरा बंदा खड़ा, कोई मान लो आप तो कौन सा है? वीरमदेव मान लो, है ना? कोई अलग अलग, ये सब आदमी खड़े। बीचों बीच यहां पर हाथी पर लड़ रहा था सांगा खुद। बीच में कौन लड़ रहा है? सांगा लड़ रहा है। इनके एक चक्कर पड़ता था शुरुआत के अंदर, तो ये था कि
ये आराम से खड़े थे, इनको लगा बाबर उधर से अटैक करेगा और बाबर अटैक करेगा तब वो अपने उसका जवाब देंगे। पर इनको लगता था है कितने 12,000 तो फौजी है, दोपहर तक तो खत्म कर पूरा के आगरा पे कब्जा कर लेंगे। तो ये आराम से दिमाग में था कि अपने आराम से कब्जा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तोपों वाली बातें इनके दिमाग के अंदर ही नहीं थी, भाई इनसे भी कोई नुकसान होगा अपने को। इतने में बाबर उधर से अपने तोपें शुरू करता है। तोपें शुरू करता है तो तोपों के गोलों से आगे आगे वाली जनता मरने लगती है। उधर से तोप का गोला आया, 10 को उड़ा गया। इनके कभी तोपें देखी भी नहीं थी, तो इनके एक तो ये समझ में नहीं आया कि आग आ कहां से रही, इससे आदमी मर कैसे सकता है, इतना बड़ा धमाका कैसे हो रहा है। कई देर तो इनको लगा कि कोई माता जी के देवी देवता के प्रकोप है, इस चक्कर के अंदर ये आग उगल रही है यहाँ पे। तो कई देर तो वैसे हाथ जोड़े गए, माता जी नारियल चढ़ा देंगे जाते, या बार आग तो बंद कर। इतने में इनको समझ में आने शुरू हुई कि यार ये नुकसान कर रही है, तोपे नुकसान कर रही है अपना। तो इन्होंने वहां से हट के थोड़ा सा लड़ना शुरू किया, लेकिन इनको तब तक आगे आगे बहुत भयंकर नुकसान होने लग गया था। अपनी सेनाओं में एक बहुत गलत फॉर्मेशन हुआ करता। ये उदय सिंह है वागड़ का, 7,000 फौजियों के साथ में। एक तो सेनापति खुद युद्ध लड़ा करते थे, मुगलों में ऋण में कभी भी बड़े सेनापति युद्ध नहीं लड़ते, वो केवल पीछे बैठ के देखते थे, इमरजेंसी में उतरते थे। और यहाँ पर उदय सिंह खुद लड़ रहा है। अब मान लो एक तोप का गोला है, तोप का गोला ये थोड़ा देखेगा सैनिक का लगेगा या सेनापति को, किसी को लग सकता है, और सेनापति मर गया। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के मान लो 15 मिनट बाद में कौन मर गया? सेनापति। तो ये जो 7,000 फौजी अब युद्ध नहीं करेंगे, ये बाहर चले जाएंगे। इनका यह कहना था कि हम तो उदय सिंह के साथ लड़ने के लिए आए थे, अब जब उदय सिंह मर गया था अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये सेनापति बाहर निकलने लगे। ये आमेर वाला पृथ्वीराज मर गया मान लो आधे घंटे बाद में, तो इसके 4,000 फौजी बाहर निकल गए। तोपों से आपकी जनता मरती जा रही है, आपके सेनापति जैसे जैसे मर रहे हैं वैसे वैसे सेना युद्ध को छोड़ के जा रही है। एक और लफड़ा हुआ, अपने यहाँ पे हाथियों का प्रयोग ज्यादा होता, वो लोग घोड़े रखा करते थे। हाथियों के भी तो धमाके नहीं सुने हुए, है ना। हाथियों के लिए भी तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, उन्होंने देखा ही नहीं था यार इस प्रकार। हाथी भागने लग गए, और मैंने एक दिन पहले बताया था हाथी भागता तो अपनी सेना को कुचलता है। तो अब वो इधर हाथियों की भगदड़, तो ये फॉर्मेशन पूरा ही चेंज हो गया, कोई कहीं पर लग गया, कोई कहीं पर हाथियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उधर से गोले आ रहे, उनसे आप मर रहे हो, सेनापति मर रहे, सेना छोड़ के जा रही है। हाथियों के चिंगाड़ने से, हाथियों के भागने से आपकी सेना तितर बितर होती जा रही है। इतने में बाबर अपना एंड टाइम पर एक दांव और फेंकता है। बाबर एक नया युद्ध का तरीका सीख के आया हुआ था, तुलगुमा। कौन सा तरीका था? बाबर अपनी एक एक टुकड़ी को इधर से साइड से उतारता है। अपने यहाँ पे लड़ाइयां ये थी आमने सामने की लड़ाइयां, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा। मैन टू मैन मार्किंग हुआ करती थी अपने, तू इससे लड़, तू इससे लड़, तू इससे लड़, तो ये इसने मार दिया तब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, वैसे लड़ा करते थे अपने। अब एक आदमी इधर से आया, एक टुकड़ी इधर से, एक टुकड़ी इधर से। अब यह आदमी इससे लड़ रहा था, इतने में इधर वाले ने आके इस पे हमला किया। तो अपने को वाले को ये तो समझ में नहीं आया कि ये क्यों आ गया। तो अपने वाले ने कई देर तो उसको चीटिंग है, चीटिंग, इधर से आओ सामने से इधर से नहीं आ सकते आप। तब तक इधर से ये और मरने लगे। आप तोपों से मर रहे हो, आप तुलगुमा से मर रहे हो, हाथियों की वजह से आपको भागना पड़ रहा है, सेनापतियों के कारण आपकी जो सेना है वो छोड़ छोड़ के जा रही है। वो सेनापति जैसे मर रहे हैं, आपकी सेना छोड़ छोड़ के जा रही है। इतने में कुछ सेनापति ऐसे थे जिनको लगा हारेंगे बाबर जीतेगा, तो वो मिल गए जाके बाबर से। वो किसे मिल गए? हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में एक जगह थी रायसीन। कौन सी जगह थी? और वहां रायसीन का एक सेनापति था सलहदी तंवर। सेनापति कौन था? ये जाके बाबर से मिल गया। एक आपके नागौर से लड़ने के लिए गए थे खानजादे मुस्लिम, ये नागौर वाले खानजादे मुस्लिम सारे के सारे जाके किससे मिल गए? बाबर से जाके मिल। अच्छा, आपके सेनापति जब सामने वाले से जाके मिल जाते हैं, इसमें एक घाटा तो सीधा सीधा ये है कि आपकी सेना कम हो गई, दुश्मन की सेना बढ़ गई। दूसरा घाटा ये है कि जो भी उधर गए उन्होंने आपकी पूरी प्लानिंग भी तो बता दी। आपने अपनी सेना के साथ प्लानिंग बताई होगी, तो अपने सेनापतियों में तो उस प्लानिंग का पता है ना, कौन कहां कैसे कब लड़ेगा, अपने पास कितना माल मत्ता है, कितने हथियार है, कैसे लड़ेंगे। अब ये बात भी तो उधर बाबर को जाके बताएंगे। अब आप तोपों से मर रहे हो, आप तुलगुमा से मर रहे हो, सेनापति मर रहे हैं, तो सेना आपकी छोड़ छोड़ के जा रही है। आपकी कुछ सेनापति उधर सामने की तरफ जा रहे हैं, आपके हाथी भाग रहे हैं, इसलिए सैनिकों को बच बच के युद्ध करना पड़ रहा है। सांगा को लगा मामला गड़बड़ हो गया, तो सांगा बीचों बीच लड़ रहे थे यहाँ पे हाथी पे बैठ के। तो सांगा ने अपने हाथी चलाने वाले को कहा कि मुझे यहाँ ले जाके खड़ा कर, सबसे आगे लेके जाओ। तो कहा गया राजा को पूरी तरीके से आगे नहीं ले जाते, राजा की सिक्योरिटी लगानी जरूरी होती है, भाई राजा ही सब कुछ है, इसके पीछे लड़ रहे हैं। तो सांगा ने कहा कि नहीं, मैं यदि सबसे आगे जाके लड़ूंगा तो सेना में कॉन्फिडेंस आएगा, और सेना को लगेगा राजा खुद आगे जाके लड़ रहा है, तो सेना रुक जाएगी, और जो इधर उधर भाग रहे हैं वो आराम से रुक जाएंगे और लड़ेंगे। तो सांगा सबसे आगे चला गया, वाकई सेना में असर हुआ, और देखा गया यार सांगा जी खुद ही आगे चले गए, तो सैनिक वापस ढंग से लड़ने लगते हैं। ये बात बाबर भी जानता था कि यदि सांगा को मार दिया तो ये 1 लाख की सेना पूरी वापस चली जाएगी।
जब सेनापति के मरने पर उसके बंदे निकल जाते हैं तो खुद मेन राजा मर गया, तब तो कोई नहीं लड़ेगा बाद में इनकी तरफ से। तो उसने अपनी तीरंदाजों की टुकड़ी थी, तीर तीर चलाने वाले जो थे, उनको कहा कि पूरी की पूरी एक टुकड़ी सांगा पे लगाई जाए और सांगा ही सांगा के तीर मारे जाए। हाथी फिर यहां पर खराब कर रहे थे। हाथी पर बैठा हुआ आदमी दूर से दिखता है, इसलिए निशाना आराम से लगाया जा सकता है। भाई ऊंचा है वो, आप नीचे घोड़े पे हो तो आराम से तीर लगाओ, नीचे खड़े हो तो भी आराम से आप तीरंदाजों का गया भाई इस पे इसे निशाने लगाओ। हालांकि सांगा के पास में यहाँ सिक्योरिटी रखी हुई थी इनकी, चारों तरफ से सांगा को घेर के खड़े थे, लेकिन एक टुकड़ी कहा कि तुम तो करो हमला, 1000 में से 900 मर जाएंगे तो मर जाएंगे, 100 ने भी यदि एक ने भी बंदे ने सही तीर चला दिया अपने सही हो जाएंगे। पूरे के पूरे तीर सांगा की तरफ जाने लगे। इधर वालों ने रोकने की कोशिश की, सांगा खुद एक हाथ था डोकरे तो ही लड़ रहा था उससे, वहां पे वो वहां पे लड़ने की कोशिश करे, इतने में कोई एक तीर जाके सांगा को लगा। सांगा को लगा तो हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? होदा। तो वो महावत जो आगे चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? महावत। वो महावत बेचारा आगे हाथी चला रहा था, सांगा होदे पर बैठ के लड़ ही रहा था। सांगा जैसे वो तीर लगा, सांगा गिर गया, उस होदे के अंदर ही गिर गया। फिर हाथी यहां पर दिक्कत करता है, आप हाथी पे बैठे हुए गिरते हो तो आपकी सेना को पीछे तक दिखते हो कि गिर गया राजा, आपकी सेना भी तो दिख रहा है। अब वो सेना को पहले तो सांगा जी बैठे बैठे दिख रहे थे, अब सेना को सांगा जी दिखने बंद हो गए तो उनको लगा मर गया, सेना निकल गई। भाई राजा ही मर गया तो अब किसकी तरफ से लड़ेंगे? अब इतनी बड़ी सेना में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नहीं पहुंचा सकते कि नहीं राजा जिंदा है, खड़े रहो खड़े रहो, ये सूचनाएं कैसे दी जाए? तब तक सेनाएं निकलनी शुरू हो जाती। सांगा के जस्ट पास में यहां पर लड़ रहे थे मालदेव और अखिराज देवड़ा, मारवाड़ वाला मालदेव और सिरोही वाला अखिराज देवड़ा। ये हाथों हाथ सांगा को वहां हाथी से नीचे उतारते हैं और सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लेके जाते हैं। मेवाड़ वालों के एक रिवाज था कि राजा किसी भी कारण से यदि युद्ध से बाहर निकल गया तो उसकी जगह सादड़ी का झाला बैठेगा। कौन बैठेगा? सादड़ी का। मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी सेनापति हमेशा सलुंबर वाले होंगे। राजा यदि युद्ध भूमि से बाहर निकला तो राजा वाला मुकुट पहन के कौन बैठेगा? सादड़ी का झाला। तो हाथों हाथ सादड़ी वाला झाला कौन था? झाला अज्जा। झाला अज्जा को सांगा वाला मुकुट पहनाया, हाथी के ऊपर बिठाया और सांगा को इलाज करने के लिए बाहर लेके गए। और तब तक खेल खत्म हो चुका था, ये उस युद्ध में हार चुके थे। बाबर जीतता है, जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। क्या उपाधि धारण करता है? उसने कहा था गाजी, और उसने कहा लाओ दारू लाओ। दारू भी उसने खूब उस दिन। लोगों ने कहा साहब आपने कहा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, बाबर ने कहा नहीं, इट्स टाइम टू डिस्को, आज जश्न मनाएंगे पूरे। तो साहब दारू की बोतलें तो कल ही फोड़ दी थी। बाबर ने इतना भोला नहीं, संदूक में पड़ी थी। लिखो, युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की, एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। गाजी के ऊपर। गाजी मतलब वे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं उनको क्या बोलते थे? धर्म योद्धा। धर्म योद्धा जो होते हैं उनको क्या बोला करते? मजहब की लड़ाइयां लड़ते, धार्मिक लड़ाइयां जो लड़ते। अपना सवाल तो अच्छा ये बनता है कि खानवा युद्ध में सांगा क्यों हार गया, क्या कारण रहे थे उसके? लिखो, खानवा के युद्ध में सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। 1 नंबर लगा के लिखो, 1 2 3 4 लगा के वैसे लिखना ना। पहली बात तो ये कि इनका जो आर्मी फॉर्मेशन था बहुत बहुत गलत था, और प्रत्येक सैनिक अपने अपने सेनापति का ऑर्डर मानता था, तो सेना में खूब सारे सेनापति हो जाते, उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। आप आगे पबेड पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि किसी भी संगठन में सर्वाधिक आवश्यकता आदेश की एकता की होती है। किसकी होती है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर। आदेश की क्या होनी चाहिए? एकता। आदेश एक जगह से आना चाहिए, तब तो मामला सही चलता है। और यदि आदेश देने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो उनके नीचे जो भी काम करने वाले वर्कर होंगे उनके समझ में नहीं आएगा यार क्या करना और क्या। भाई आपको मैं कह के जाऊं कि कल है ना आपकी क्लास 11 बजे, तो आप प्रिपेयर होगी सर क्लास 11 बजे। अगले सर आए वो कहने 11 नहीं 1 बजे ना, 11 थोड़ा जल्दी हो जाता है, बीच में रोटी वोटी खाएंगे। तो आपको समझ में नहीं आया ना कितना बजे आना है, 11 आना है 1 बजे जाना है। अब एक फिक्स है आपको है कि भाई ये एक मैसेज आता है कोचिंग वाला, इस मैसेज में जो टाइम लिखा हुआ है वो सही टाइम है। यदि ये 3 4 जगह से मैसेज आने लग जाए तो क्या ढंग से कोचिंग चल पाएगी? इसलिए किसी भी संगठन, परिवार में देख लो, अपने परिवार में डिसीजन लेने वाले एक पापा है
परिवार ढंग का चल रहा है। जिन परिवारों में डिसीजन लेने वाले 5-7 लोग हो जाते हैं उन परिवारों में नहीं चलती ढंग से। थाने में थानेदार एक होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। थाने में जब थानेदार ज्यादा हो जाते हैं थाना कोलैप्स कर जाता है। सांगा वाली सेना में यही हुआ, उनकी सेना में एकता की कमी थी। किसकी कमी थी? और सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। देखो, सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। कुल मिला के इतने सारे लोग सांगा की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे, एकता नहीं गई थी। एकता भगवान जाने कहां रह गई घर पे। एकता और चली जाती उस दिन तो खानवा के मैदान में सांगा हारता। मालदेव कल्याण मलिते गए, एक को लेके जाना था खाली। किसको? इसी में आगे लिखो। उसकी सेना अलग अलग से, इसी में कंटिन्यू करो। उसकी सेना हिजार में, उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर डिफरेंट कमांडर इन चीफ। वॉज फाइटिंग अंडर डिफरेंट कमांडर इन चीफ, तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। एंड हिज आर्मी वॉज फाइटिंग अंडर डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। किसकी सेना? सांग। दो कारण मैंने बताई दिए। बाबर के पास में तोपें थी। बाबर का लड़ने का तरीका कौन सा था? तुलगुमा। तीन तरफ से घेर के मारते थे। अपने को वो लड़ाई भी आती नहीं थी। लिखो, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना। तीसरा लिख लो, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की कौन सी पद्धति? तो सांगा की सेना में एकता नहीं है, बाबर के पास में तोपखाना है। बाबर की कौन सी पद्धति है? तुलगुमा। फिर आप ये भी देखो, बयाना युद्ध हुआ है 16 फरवरी, खानवा हो रहा है 17 मार्च। बाबर को युद्ध की तैयारी का 1 महीना मिलता है। यदि बयाना के अचानक बाद में ये रुकते ही नहीं, डायरेक्ट इधर आगरा पर हमला बोल देते तो इनके लिए संभावनाएं ज्यादा थी। फिर नया बाबर आपकी जासूसी करवा पाता, नया बाबर अपने घायल सैनिकों का इलाज करवा पाता, नया बाबर तोपों को सही जगह पर लगा पाता और उसके हारने के चांस बढ़ जाते। लेकिन आपने उसको टाइम दे दिया था, वैसा ही जैसा गोरी को टाइम किसने दे दिया था? पृथ्वीराज। पढ़ा था हमने। देखो, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया। फिर सांगा जब इतनी घायल अवस्था के अंदर था तो उसे आगे आगे जाके लड़ना नहीं चाहिए था। यदि सांगा युद्ध में उतरता ही नहीं, केवल पीछे से बेसिकली डिक्टेट करता कि अब तुम लड़ो, अब तुम लड़ो, तो शायद स्थिति थोड़ी ज्यादा ठीक रहती। पर इतना घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में उतर गया और एक तीर जैसे ही लगा, भारत के भाग्य का फैसला हो गया था। तो लिखो, घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। बैटल में अपीयर हो गया, अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड, खुद युद्ध के मैदान में उतर गया था। फिर एक अभी मैं बता रहा था, सांगा के कई साथियों ने उससे क्या किया? विश्वासघात। और युद्ध के बीच में किसे जाके मिल गए? बाबर। लिख लो, सांगा के कई साथियों ने उससे विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड हिम। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड हिम। सांगा के कई साथियों ने उसे विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड हिम। तथा युद्ध के बीच में ही बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल।
and they joined hands with Babur in middle of the battle. And they joined hands with Babur in middle of the battle. तथा युद्ध के बीच में ही बाबर से मिल गए थे. And they joined hands with Babur in middle of the battle. तथा युद्ध के बीच में ही बाबर से मिल गए थे. जैसे एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन मिल गए थे. जैसे रायसीन का सलहदी तंवर. सलहदी तंवर ऑफ रायसीन मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है रायसीन. रायसीन का सलहदी तंवर. सलहदी तंवर ऑफ रायसीन. तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम. एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर. तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम. एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर. तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम. एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर. नागौर के कौन? खान. क्या क्या कारण हुए पढ़ो देखे. सांगा की सेना में एकता नहीं है. बाबर के पास में तोपे हैं. बाबर के पास में तुलगुमा है. बाबर को युद्ध की तैयारी का समय मिल गया. सांगा घायल होने के बावजूद खुद चला गया. सांगा के कई साथी बीच में जाके किससे मिल गए? बाबर. दो वो कारण हमेशा लिखने हैं. उनके पास में घोड़े थे, इनके पास हाथी थे. उनके पास हल्के हथियार थे, इनके पास भारी. लिखो. मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था. मुगल आर्मी यूज्ड हॉर्सेस. मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था. मुगल आर्मी यूज्ड हॉर्सेस. मुगल सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था. मुगल आर्मी यूज्ड हॉर्सेस. जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया. अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स. जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था. अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स. जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था. अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स. एलिफेंट्स बाय राजपूत. अगला लिख लो. मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था. मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत सोल्जर्स. मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था. मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत सोल्जर्स. मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था. कैसे हथियारों का प्रयोग किया था? याद रह जाएंगे. कोई पूछे आपसे 50 शब्दों में कि खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण बताइए, या उल्टा पूछ ले सांगा युद्ध में बाबर की जीत के कारण बताइए, ये भी पूछ सकता है. तो दोनों बता सकते हो. अब आगे लिखो खानवा युद्ध का प्रभाव या खानवा युद्ध का परिणाम. खानवा युद्ध का प्रभाव. इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ खानवा या रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ खानवा. प्रभाव, परिणाम, महत्व, जो भला शब्द लगे आपको वो लगा लो. खानवा युद्ध का प्रभाव, खानवा युद्ध का परिणाम, खानवा युद्ध का महत्व, इंपैक्ट, रिजल्ट, इंपोर्टेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा. अच्छा, दो आमने सामने लड़ रहे हैं. कौन कौन लड़ रहे हैं? बाबर और सांग. अच्छा, खानवा युद्ध बाबर जीत गया तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? अब इसकी कंडीशन ठीक उल्टी करके सोचो. यदि बाबर खानवा में नहीं जीत पाता तो क्या भारत में टिक भी पाता? भागना ही पड़ता. भाई आपके पास दिल्ली और आगरा है, और यदि आप खानवा हारते हो और ये सोच के गया हुआ था कि खानवा जीते मैं कहां पर कब्जा कर लूंगा, दिल्ली और पूरे शहर पर कब्जे नहीं होते तो आसपास तक फिर पहुंच जाता. तो आप छोटी सी जगह लेके भी क्या करते. और यदि आप हार जाते तो हो सकता है यहाँ पे कब्जा करके आपको वापस किधर भगा देता? काबुल भगा देता. लेकिन यहाँ पर आप जीत गए, बाबर जीत गया, इसलिए बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया? वही है, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े शत्रु को हरा दिया तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान. इस बार दोनों एक साथ आ रहे हैं, अफगान और राजपूत. अफगान भी आ रहे हैं और राजपूत दोनों ही आ गए थे. पानीपत में अफगान हार ही गए थे, तो थोड़े बहुत बचे, वो खानवा के अंदर हार गए. दूसरी बड़ी शक्ति कौन थे? राजपूत. वो हार गए. जब बाबर भारत में आया तब भारत में, उत्तर भारत में दो ही शक्तियां, या तो अफगान और या कौन है? राजपूत. उसने दोनों को हरा दिया. लिखो. अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था. इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया.
इट बिकेम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम ईजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? ये तो बाबर वाले पक्ष की बात। इधर वाला पक्ष कौन सा है? सांगा वाला पक्ष। खानवा अंतिम लड़ाई है जिसमें राजस्थान के सभी राजपूत राजा एक होकर लड़े थे। खानवा के बाद में राजस्थान के राजपूत राजाओं में ऐसी एकता दोबारा कभी भी दिखाई, यहाँ पे सारे राजा एक झंडे के नीचे होकर लड़ लिए, इसके बाद कभी भी दोबारा एक झंडे के नीचे होके नहीं लड़े थे। लिख लो, खानवा अंतिम युद्ध था। खानवा वॉज लास्ट बैटल। खानवा अंतिम युद्ध था। खानवा वॉज लास्ट बैटल जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। इसके बाद में कोई भी राजा कभी भी एक साथ आके किसी भी दूसरी शक्ति के खिलाफ लड़ने का प्रयास, छोटे मोटे गठबंधन बंदे बन जाओ, लेकिन सबका एक झंडे के नीचे आना खानवा के बाद में संभव नहीं हो पाया था। याद रहेगी बात? अच्छा। सांगा अंतिम राजपूत राजा जिसने दिल्ली को चैलेंज किया। सांगा के बाद में कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली को चैलेंज नहीं। भाई अभी हम बार बार ये बात करेंगे, यदि वो खानवा जीत जाता तो वो कहां पर कब्जा कर लेता? दिल्ली और आगरा पे। और वो दिल्ली के आसपास के 200 गांवों से टैक्स ले रहा है। वो आगरा के पास में बयाना के किले पे कब्जा किया हुआ बैठा। इसके ये नहीं है कि सांगा के बाद में राजस्थान वाले लड़े नहीं थे, लड़े हैं, खूब लड़े हैं। महाराणा प्रताप था जिंदगी अकबर से लड़े, राव चंद्रसेन अकबर से लड़े, दुर्गादास राठौड़ बाद में आपके औरंगजेब से लड़े, राव सुल्तान आपके अकबर से लड़ा है। खूब सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिल्ली के बादशाहों के साथ में लड़ाइयां की है, पर वो सारी लड़ाइयां डिफेंसिव है। वो कैसी लड़ाइयां है कि अकबर मेवाड़ आ गया तो घर का तो जवाब देना ही पड़ेगा। दो चीज है, आप अपने घर में बैठे हुए हो और कोई गुंडा आपके घर पे आके कब्जा करने की कोशिश करे, तब तो आप रोकोगे यार। घर बचाने का प्रयास तो हर आदमी करेगा। तो बाद वाली जितनी भी लड़ाइयां वो डिफेंसिव है अपने, कि अपने उनको क्या करने का प्रयास कर रहे थे? रोकने का। यहां तो सांगा दूसरे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। मैं कई बार इस बात को बड़ा हैरत से सोचता हूं कि यार सांगा मेवाड़ का राजा था, युद्ध लड़ रहा है भरतपुर जाके। कहां लड़ रहा है? मैं यकीनन कहता हूं आज जो मेवाड़ में जितने लोग रहते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भरतपुर नहीं देखा हुआ। कि मेवाड़ वालों का भरतपुर से कोई लेना देना नहीं और भरतपुर वालों का मेवाड़ से कोई लेना देना, रूट ही नहीं है। सीधी सीधी तो बस चित्तौड़ से भरतपुर बस ही नहीं जाती। तो सीधी कोई बस बता देगी साहब चित्तौड़ डिपो से भरतपुर डिपो के बीच में बस चलती है ना। मेरे तो एक वो राजसमंद के फ्रेंड है, मेवाड़ के फ्रेंड है, और उनका अभी सेंटर आ गया पेपर का भरतपुर। कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था, उसका भरतपुर सेंटर आ गया। तो उन्होंने मेरे को पहले दिन फोन किया कि यार वो मैं कहाँ है आपका सेंटर? तो उनका यार मेरा सेंटर तो वो भरतपुर आ गया। तो ठीक है देखे, उन्होंने कहा ठीक है यार, इनको और कोई जगह नहीं मिली आरपीएससी वालों को। यार उदयपुर दे देते, हमारा संभाग है, वो नहीं दिया तो जयपुर दे देते, मैं यहां रहता हूं। यार जोधपुर दे देते, भरतपुर दिया यार, मैं जानता ही नहीं यार वहां किसी को। मेरे को बात तो सही है, मेवाड़ियों का भरतपुर से क्या लेना देना है? अंतिम मेवाड़ी जो भरतपुर गया था राणा सांगा था। राणा सांगा के बाद यदि किसी को मौका मिला है पुनः मेवाड़ के व्यक्ति को वहां जाने का तो वो आप हो। आप मुंह तोड़ जवाब दो, वहां जाके पेपर क्रैक करो तो खानवा का जो युद्ध का बदला है वो ले पाओगे वहां पर। अब मुझे लगा यार बात कितनी सही है कि बाकी सब जगह पे ये करे मेरा कोई ना कोई जानकार है, लेकिन उस साइड में मेरा जानकार नहीं। ये ठीक बात वैसी है कि आप भरतपुर के किसी बंदे को कि तू जाके चित्तौड़ रहे, उसे लगेगा यार इस साइड में तो मेरी कोई जानकारी नहीं है। भरतपुर वाला सोचेगा यार मुझे आप जयपुर की तरफ भेज दो तो मेरे को यहाँ पर कोई जाने। भरतपुर वाला लगेगा इससे तो आगरा ही भेज दो, उस साइड में फिर भी जानते हैं मेरे को, पर इधर तो मैं चित्तौड़ साइड में तो क्यों जाऊं। सांगा खानवा में जाके तो लड़ाई कर रहा है, बाड़ी में लड़ रहा है यार। वो पहले आगरा जाना पड़ता है फिर बाड़ी आना पड़ता है, रूट है ये। बस जाती है ना धौलपुर, वो पहले बस जयपुर से जाती है आगरा, आगरा से आती है धौलपुर। अभी यूपी क्रॉस करके धौलपुर में घुसना पड़ता है अपने को, वरना धौलपुर सीधा जाने का राजस्थान में रास्ता नहीं है कि जयपुर सीधा धौलपुर जाओ, कि आपको वो रूट ही उधर से यूपी वाला लेना पड़ता है। अब वो टेरिटरी अपने मिला ली, बाकी वो यूपी की टेरिटरी है उधर पूरी की पूरी। पर वहां बाड़ी में जाके वो युद्ध करके आ गया था। कितना साम्राज्यवादी राजा है वो। और ये तो कई चीजें अपने पढ़ते नहीं।
चौहानों का अजमेर में अंतिम राजा था हरिराज। अंतिम राजा कौन था? हरिराज का भाई था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राजा था दिल्ली का। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इसलिए दिल्ली इनके हाथ से निकल गई, पर अजमेर इनके हाथ में पड़ा था। अजमेर के अंदर कौन बन गया? आपका हरिराज। लेकिन हरिराज भी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से लड़ता हुआ हार जाता है और उसके बाद में वो सुसाइड कर लेता है। तो अजमेर पर भी किसका कब्जा हो गया? तुर्कों का कब्जा। तो अजमेर वाले जो चौहान जो बच गए थे यहाँ पर, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए यूपी। कहां चले गए? यूपी की साइड में। यहां से छोड़ छाड़ के वहां को रिश्तेदार रहे होंगे, कोई कारण रहा होगा, ये जाके यूपी साइड में बस गए। और अजमेर वालों की एक ब्रांच पहले ही चली गई थी, रणथंभौर। गोविंदराज चला गया, लेकिन रणथंभौर वालों ने 100 साल राज किया है पूरा पूरा। 1301 में हमीर भी वहां तुर्कों से लड़ता हुआ मारा जाता। चित्तौड़ रणथंभौर का साका अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अब जो रणथंभौर वाले चौहान को थोड़े बहुत वहां बचे थे, वो भी चले गए यूपी। तो ये अजमेर रणथंभौर वाले जो भी चौहान थे, कहां पे जाके शिफ्ट हो गए थे? यूपी। इस खानवा युद्ध से पहले सांगा जब राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर भेजता है, तो उन चौहानों को भी लेटर भेजता है और उन चौहानों को कहता है कि यूपी वाले चौहानों, पृथ्वीराज चौहान और हमीर के वंशजों, तुम खानवा युद्ध में मेरा साथ देने के लिए आओ। तो उन्होंने पूछा, भाई तेरा साथ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, इस बार दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली दूंगा तुम्हें, क्योंकि लास्ट टाइम में दिल्ली चौहानों के पास थी। लास्ट टाइम में दिल्ली किसके पास थी? तुम तो आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तो चौहान सारे के सारे वहां से इस युद्ध में, खानवा युद्ध में यूपी से लड़ने के लिए आ गए थे, पर बदकिस्मती खानवा में तो हार गए। बात तो ये भी थी चौहानों के साथ में कि आपको क्या देंगे? दिल्ली। पर अब दिल्ली तो जीत ही नहीं पाए। अब उन चौहानों को क्या करो? आपने यूपी से तो बुला लिया उनको, तो सांगा ने उनको बाद में मेवाड़ में जागीरें दी। कहां पे जागीरें दी? तो यूपी वाले चौहान बाद में कहां बस गए? अपने मेवाड़। यूपी अपने से कौन सी दिशा में, पूर्व या पश्चिम? अपने पश्चिम में, तो कौन से हो गए? पूर्व। यूपी वाले चौहानों को मेवाड़ में आज भी कहते हैं पूर्वीय चौहान। कौन से चौहान है? ये पूर्व दिशा से आए हुए चौहान है, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पूर्वीय चौहान। मुझे लगता है यार, कितना साम्राज्यवादी, कितना साम्राज्यवादी आदमी, और कितना सोचता है ये आदमी कि यार यूपी वाले चौहानों को भी युद्ध के अंदर इसने बुला लिया था कि दिल्ली जीत लेंगे इस बार, और दिल्ली जीत लेंगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा? दिल्ली। क्योंकि लास्ट टाइम में दिल्ली किसके पास में थी? चौहान। हम पढ़ते हैं, देखो, पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर कब्जा पड़ा था ना वहां पर। इस बार इसके पास चांस था, तो इसने कहा दिल्ली जीतेंगे। दिल्ली जब चौहानों की थी, तो बाद में किसको दी जाए? चौहानों को दी जाए। कई ऐसा भी कहते हैं, एक बीच में लॉजिक बड़ा गजब का ये भी है कि चौहानों से ठीक पहले दिल्ली तंवरों के पास थी। तोमर, विगराज चतुर्थ ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए सलहदी तंवर नाराज हो गए, बाबर से मिल गया था। इस सलहदी तंवर को जब ये पता चला कि सांगा ने बात तो चौहानों से कर रखी कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? दिल्ली, तो उसको लगा यार फिर हम तोमर कहां जाएंगे? यदि दिल्ली देनी है तो तोमरों को दो, हम तंवरों को दो। पहले तो हमारे पास थी चौहानों से पहले, तो इनके बीच की खींचतान का कारण ये भी था। पर ये कुछ भी कारण रहे हो ऐसे, पर ये साम्राज्यवादी आदमी तो है, और ये इसने दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास किया था। सांगा के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली को चैलेंज डायरेक्टली नहीं कर पाता। बाकी वाले दिल्ली का जवाब दे रहे, काउंटर खूब लोगों ने किया। अपने इलाके में दिल्ली वालों को भगा भगा के मारा होगा, लेकिन दिल्ली पे कब्जा करने के लिए दोबारा कोई भी नहीं गया। लिखो, सांगा अंतिम राजपूत राजा था। सांगा वो लास्ट राजपूत किंग। सांगा अंतिम राजपूत राजा था। सांगा वो लास्ट राजपूत किंग जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। हु चैलेंज्ड दिल्ली? जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। हु चैलेंज्ड दिल्ली? हु चैलेंज्ड दिल्ली? जिसने किसको चैलेंज किया था? दिल्ली। दिल्ली को चैलेंज किया था। सबसे बड़ी बात, इस युद्ध ने, जब आप हारते हो ना तो आपकी कमियां सामने आती है। जब तक आप जीतते रहते हो तब तक आपकी कमियों का पता, आप हारे तो अब कमियां सामने आई कि यार इनकी तो आर्मी फॉर्मेशन ही गलत है, और इनकी आर्मी केवल अपने कमांडर का आदेश मानती है और किसी का आदेश इनको तोपों की पता नहीं है, इनको तुलगुमा का पता भी नहीं है, इनके पास घोड़े कमर हाथी ज्यादा है, इनके हथियार क्या है? भारी। तो राजपूतों की जो सामरिक कमजोरियां थी वो उजागर हुई। राजपूतों की सामरिक कमजोरी, युद्ध की जो कमजोरियां थी उनका पता चला। तो लिखो, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। स्ट्रेटेजिक वीकनेसेज ऑफ राजपूत। स्ट्रेटेजिक वीकनेसेज ऑफ राजपूत वर रिवील्ड। रिवील होना, उजागर हो जाना। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां। समर, समर का मतलब क्या था? युद्ध। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। स्ट्रेटेजिक वीकनेसेज ऑफ राजपूत वर रिवील्ड। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। अच्छा मुझे बताओ, सांगा एक बड़ा राजा है या छोटा राजा है? और बड़ा राजा होता है तो उसके बाद धन ज्यादा होता है कम होता है?
ज्यादा धन होता है, और ज्यादा धन होता है तो कोई भी व्यक्ति आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कर पाता। भाई ज्यादा रुपए होंगे, भाई कम रुपए होते हैं तो आदमी रोटी कपड़ा मकान का सोचता है। मेरी नॉर्मल सी तनख्वाह तो मैं सोचूंगा यार रोटी कपड़ा मकान जैसे तैसे आ जाए। और जब मेरे पास ज्यादा रुपए होंगे, जब मैं रोटी कपड़ा मकान का आराम से व्यवस्था कर सकता हूं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मकान में पेंटिंग कौन सी लगा लूं। इससे पहले मैं पेंटिंग नहीं सोच रहा था, है ना। ये अपने आप में क्या आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है। वो मैं मकान को और अच्छा कैसे बना लूं, इसमें पेंट कौन सा अच्छा करवा लूं, मैं गाड़ी कौन सी लेके दूं, ये बंदा सोचेगा कोई बात। लेकिन अब सांगा के बाद में बड़े राजा बचे ही नहीं। बड़े राजा नहीं बचे तो अब राजा छोटे छोटे थे, तो उनके पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे, तो कल्चर का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। जैसे कल्चर का प्रमोशन होगा कि डिक्लाइन होगा। तो सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे जिसे हिंदू कला और संस्कृति का पतन हुआ। लिखो, सांगा के बाद आफ्टर सांगा, सांगा के बाद आफ्टर सांगा बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू रूलर्स। बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू रूलर्स। बड़े मतलब जिनके पास बड़ा साम्राज्य, ज्यादा रुपए हो, कहने का मतलब वो बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू रूलर्स, जिससे हिंदू कला व संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डिक्लाइंड हिंदू आर्ट एंड कल्चर, जिससे हिंदू कला व संस्कृति का नुकसान हुआ। विच डिक्लाइंड हिंदू आर्ट एंड कल्चर, जिससे हिंदू कला व संस्कृति का पतन हुआ। विच डिक्लाइंड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खानवा के अंदर संगा हार गया, बाबर जीत गया, तो क्या बाबर ने राजस्थान पे कब्जा कर लिया? क्या बाबर ने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया? एक युद्ध हारे हैं ये कब्जा कर रहे थे आगरा, वो मौका इनके हाथ से निकल गया। इनकी टेरिटरी में इंच भर जमीन की कमी भी नहीं। इनकी जो टेरिटरी थी वो तो टेरिटरी इनकी पड़ी थी। वापस आ गए, वहां से वापस आ गए, अपने अपने राज्यों के अंदर बैठ गए। बाबर ने भी वापस इधर आने का कोई प्रयास नहीं किया। बाबर को भी पता था कि आगे और गए तो ये लड़ने के लिए वापस तैयार बैठे हैं और अपने उलझ के रह जाएंगे। तो बाबर बाद में जाता चंदेरी। किधर जाता है? मेदिनी राय लड़ने के लिए आया था, तो उसने मालवा की तरफ, मालवा पैसे वाली जगह थी, तो उसने लगा अपने राजस्थान में माथापच्ची नहीं करनी, इनसे नहीं लड़ना, अपने तो कहां लड़ेंगे, मालवा। और मालवा का बड़ा राजा कौन है? मेदिनी राय। तो वो बाद में किससे लड़ने के लिए चला गया था? मेदिनी राय से लड़ने के लिए चला गया। बाबर बाद में राजस्थान में उसके बाद भी नहीं आया। बाबर उसके बाद भी उधर अफगानों से लड़ता रहा, बाकियों से लड़ता रहा, लेकिन इनकी तरफ वापस लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि इनके साथ पंगा लेंगे तो ये पंगा लेने के लिए तैयार बैठे, वापस ले लेंगे अपने से। बाबर मर गया। इस युद्ध के 2 साल बाद बाबर मर ही गया था। बाबर के बाद बाबर का बेटा बना हुमायूं। हुमायूं को भारत में टाइम ही नहीं मिला। हुमायूं जैसे बना, शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया यहाँ से, वापस आया, आते ही मर गया। हुमायूं के बाद बना अकबर। अकबर को बहुत जल्दी एक बात समझ में आ गई थी कि भाई इन लोगों से पंगे लिए तो लड़ाइयां इन्हीं के अंदर होकर रह जाएगी, इसलिए अकबर ने अपने राजस्थान के राजाओं को दोस्त बनाने शुरू किए। तो अकबर संघर्ष की नीति त्याग देता है और सहयोग की नीति अपनाता है। कैसी नीति अपनाता है? तो इस युद्ध ने मुगलों के सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान के राजाओं के साथ आपको कैसी नीति अपनानी पड़ेगी, संघर्ष करने के लिए। तो यहाँ के लोग हमेशा तैयार आपसे रहेंगे। तो लिखो, इस युद्ध ने, दिस बैटल, इस युद्ध ने मुगलों की राजपूत राजाओं के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था। मुगलों की राजपूत राजाओं के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था। दिस बैटल डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत या टुवर्ड्स राजपूत किंग्स। दिस बैटल डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत किंग्स। इस युद्ध ने मुगलों की राजपूत राजाओं के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था। दिस बैटल डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत। इस युद्ध ने मुगलों की राजपूत राजाओं के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया था, टुवर्ड्स राजपूत किंग्स। तथा कालांतर में, एंड लेटर ऑन, तथा कालांतर में, एंड लेटर ऑन, तथा कालांतर में, एंड लेटर ऑन, अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति को अपनाया था। अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति को अपनाया था। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति को अपनाया था। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी देन स्ट्रगल या इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। अकबर ने संघर्ष के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई थी? सहयोग। ठीक है, चलो। ये खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के कारण क्या थे, खानवा के युद्ध के हार के कारण क्या थे, खानवा के युद्ध के परिणाम क्या थे।
खानवा के युद्ध में सांगा घायल हुए, सांगा घायल हुए तो युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सादड़ी के झाला। नीचे एक लाइन लिखो अलग से, ये परिणाम वगैरह हो गए, अलग से एक कारण लिखना, फिर इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे अपना। अलग कारण नहीं, अलग से एक लाइन लिखो, हो गए कारण वारण सब हो गए, खत्म, परिणाम हो गया, खत्म हो गया, अलग से एक लाइन लिखो। देखो युद्ध में घायल होने के कारण, या घायल, इतना लिखो, घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था, या सांगा को खानवा युद्ध से बाहर जाना पड़ा था, सांगा को खानवा युद्ध से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटल ऑफ खानवा, सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटल ऑफ खानवा, सांगा को खानवा के युद्ध से बाहर जाना पड़ा था, सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटल ऑफ खानवा। अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था, सो झाला अज्जा लेड बैटल, अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था, सो झाला अज्जा लेड बैटल, अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। सो झाला अज्जा लेड बैटल, बॉक्स में बंद कर लो सिंगल लाइन को ना। किसने युद्ध का नेतृत्व किया था? झाला अज्जा कहां का था बताओ देखे? सादड़ी का सामंत था। कहां का सामंत था? सादड़ी। कौन से युद्ध की बात है ये? खानवा। सांगा घायल हुआ, घायल हुआ तो ये मालदेव रखीराज देवड़ा इसको बाहर लेके चले गए, बाहर लेके चले गए तो युद्ध का नेतृत्व कौन करता है बाद में? अच्छा, सांगा जब घायल हो गया तो घायल होने के बाद सांगा बेहोश हो जाता है ना, तो सांगा का इलाज करवाने के लिए, घाव वगैरह शरीर पे ज्यादा, और उसका इलाज करने के लिए अपने दौसा में एक जगह थी बसवा। कौन सी जगह थी? तो सांगा को कहां पे लेके आए? बसवा। यहाँ पे सांगा का थोड़ा इलाजन किया तो सांगा यहाँ थोड़ा ठीक हुआ, तो होश में आया, वो होश में आया तो उसने पूछा भाई क्या हुआ, कहाँ है अपने? तो साहब अपने हैं बसवा। ये कहाँ पे? तो दौसा। खानवा में क्या हुआ? तो खानवा में तो अपने हार गए। बाबर कहाँ गया? तो कहा बाबर चला गया चंदेरी। कहां चला गया? किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मेदिनी राय। तो सांगा ने कहा अच्छा चंदेरी मेदिनी राय के खिलाफ गया क्या? हाँ। तो कहा भाई मेदिनी राय ने खानवा के मैदान में अपना साथ दिया था, अब अपने मेदिनी राय का साथ देने के लिए कहां जाएंगे? चंदेरी। तो युद्ध की तैयारी करो, अपने चंदेरी चलेंगे, चंदेरी चल के मेदिनी राय की सहायता करेंगे, बाबर को हराएंगे वहां पर। सेनापतियों ने साथ वालों का सर रहने दो, अभी बड़ा युद्ध हुआ है, उस बड़े युद्ध में अपने को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया खानवा के युद्ध के अंदर, एक बार थोड़ा टाइम लेते हैं, और टाइम लेके और बाद में चलेंगे अपने। और ये बाबर यहीं बैठा है, बाबर को बाद में हरा लेंगे, पर अभी हाथों हाथ हमला करना अच्छी बात नहीं। वापस सांगा ने कहा, तूने कहा यार पर मेदिनी राय ने अपना साथ दिया था, तो अपने को मेदिनी राय का साथ देना चाहिए। उनका सर पर ये बात भी तो सोचिए कि अपनी कंडीशन कैसी है। अपनी कंडीशन अभी साथ देने की नहीं है, अपनी कंडीशन है कि अपनी जो पावर उसको रिस्टोर किया जाए, वापस पावर को जमाया जाए। अपने साथ वाले सारे अपने अपनी रियासतों में लौट गए और सबका नुकसान हुआ है, तो सबको यूं चिंता मुक्त किया जाए एक बार कि नहीं भाई अपने वापस खड़े होंगे, वापस लड़ेंगे और थोड़े दिनों बाद में लड़ लेंगे। तो सांगा मानने के लिए तैयार नहीं था। सांगा ने कहा झुकेगा नहीं, मैं लड़ूंगा जाग। तो सांगा ने कहा भाई ठीक है। तो सांगा अपनी सेना को लेके यहां से किधर निकलता है? चंदेरी। साथ वालों ने बीच बीच में और रुक जाओ मत चलो शायद, रुक जाओ आगे। फाइनली वहां चंदेरी के पास में जाते जाते यूपी में एक गांव पड़ता था इरीच। बसवा तो कहां पड़ता अपना? दौसा। वहां इरीच के अंदर खाना खाने के लिए बैठे, वहां सांगा को फिर कहा गया कि भाई रुक जाओ अब आगे नहीं चलते हैं आपने। सांगा ने कहा अब तो चंदेरी आ गया, थोड़ा ही दूर है, अब तो चलेंगे आपने। तो वहां खाने में सांगा के जहर मिला दिया, साथ वालों ने जहर मिला दिया। शीशा पीस के मिलाते थे, मैंने दिन पहले ही बताया था, मारने का सबसे अच्छा तरीका होता है शीशा। जहर लेड लेड जो जाती होती शीशा, वो खाने में मिला दिया करते थे। उससे क्या है ये यहाँ घाव हो जाते हैं, अंदर कट जाती है, अंदर से आंतें आहार नली कट जाती है, तो वॉमिटिंग होती थी। वॉमिटिंग होकर आदमी मर जाया करता था। तो सांगा को वॉमिटिंग शुरू होती है वहां से। सांगा फिर भी झुकने का नाम नहीं ले। सांगन का हो रही है तो हो रही है, एक संतरे वाली गोली ला दो मैं खा लूंगा, सही हो जाऊंगा। बसों में पहले उल्टियां होती, संतरे वाली गोलियां खिलाते थे, खाई हुई आपकी? किस किस की खाई हुई है? हाँ वो फांक आया करती थी संतरे वाली, वो मुंह में मम्मी दे दिया करती, अब नहीं आएगी उल्टी तेरे को, तो वो सांगा को दी होगी। पर वो उल्टियां तो जहर के सामने तो क्या करे। थोड़ा और आगे बढ़े, यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी। कौन सा गांव था? यहाँ पे सांगा की मृत्यु हो गई। वापस लेके आए अपने भीलवाड़ा में, एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह? यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ सांगा की छतरी है। तो सांगा का इलाज कहाँ किया गया? सांगा को जहर कहाँ दिया गया? सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई? सांगा किसकी सहायता करने के लिए जा रहा था? चंदेरी के मेदिनी राय। याद रहेगी बात, लिखो बसवा।
ये 4 पॉइंट लिखते हैं अपन, क्या क्या बातें इनकी। पहले को बसवा, दोसा लिख लेना ना कोष्टक में, दोसा। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था, यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वॉज ट्रीटेड हियर, यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वॉज ट्रीटेड हियर। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। दूसरा लिख लो इरीच, दूसरा कौन सा है, इरीच। यहां पर सांगा को जहर दे दिया गया था, सांगा वॉज पॉइजन्ड हियर। यहां पर सांगा को जहर दे दिया गया था, सांगा वॉज पॉइजन्ड हियर। यहां पर सांगा को जहर दे दिया गया था, सांगा वॉज पॉइजन्ड हियर। तीसरा कौन सा है, काल्पी। यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी, सांगा डाइड हियर। यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी, सांगा डाइड हियर। अगली जगह कौन सी है आपकी, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है आपने, लिख लो सांगा की छतरी, सेनेट ऑफ सांगा, सांगा की छतरी। तो याद रहेगी जगह, लोकेशन याद रखनी है सारी कि सांगा का इलाज कहां हुआ, बसवा। सांगा की जहर कहां दिया गया, इरीच। सांगा की मृत्यु कहां पर हुई, काल्पी। सांगा की छतरी कहां पर है, लिखो सांगा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ सांगा। एक तो लिख लो हिंदू पथ, एक लिखो सैनिकों का भग्नावशेष, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का भग्नावशेष, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स। मैं बता दूंगा अर्थ क्या होते हैं, एक बार आप लिखो, हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष, रेमनेंट्स ऑफ सोल्जर्स। क्या क्या दो उपाधियां बताओ देखे, हिंदू पथ। ये हिंदुओं वाली उपाधि तो मेवाड़ वालों के लिए बहुत कॉमन उपाधि है। बापा रावल की उपाधि हिंदुआ सूरज, हमीर को जमस्टोड गदा प्रबल हिंदू, कुंभा अपने नाम के आगे लगाता है हिंदू सुल्तान, और सांगा के नाम क्या क्या लग रहा है, हिंदू पत। पत का मतलब होता है पति, पति का मतलब होता है स्वामी, वो हिंदुओं का स्वामी था। तो मुस्लिम लड़ाकों के खिलाफ लड़ रहा था, मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, इसलिए अपने आप नाम क्या पड़ गया, हिंदुओं का रक्षक, या हिंदुओं का पति, या हिंदुओं का स्वामी। इब्राहिम लोदी, मुजफ्फर शाह सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड, इनसे लड़ाई की उसने, तो क्या बोलने लगे उसको, हिंदू पत बोलने लगे। दूसरी उपाधि क्या, भग्नावशेष। एक शब्द देखो भग्नावशेष है ना, अवशेष का मतलब होता है टुकड़ा, अवशेष का मतलब क्या होता है, भग्न का मतलब होता है जला हुआ। कोई चीज जल जाए उसके बाद में थोड़ी सी कोई बचती है, मान लो ये है, आग में जल जाए, फिर यूं पूरा जल जाए, थोड़ा सा बच जाए, टुकड़ा सा बच जाए, तो टूटा फूटा सैनिक था। कैसा सैनिक था, आप खुद देखो यार, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। कि तन में 80 घाव थे, लेकिन उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की चिंता। इसलिए हरिवंश राय बच्चन बोल के गए कि मन के हारे हार है न मन के जीते। आप तब तक जीत के अंदर हो जब तक आप मन के अंदर ये सोच रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा, और जिस दिन आप सोच ही लेते हो आप पारे नहीं पड़ेगी, उसके बाद में भले ही रास्ता कितना भी इजी हो, पारे नहीं पड़ती। और आदमी जब सोच लेता है कि अपने निकल सकते हैं, तो वहां से निकल भी सकते हैं। तो सैनिकों का भग्नावशेष मतलब टूटा फूटा सैनिक। कितने घाव थे, लिख लो कोष्टक में, 80 घाव, 80 इंजरी। कभी इंटरव्यू में कोई पूछे आपसे कि सांगा के शरीर पर कितने घाव थे, कितने बताओगे, 80 घाव। कहना सर इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष। अच्छा, अभी मैं एक बात बता रहा था कि बाबर के सैनिक सांगा के खिलाफ लड़ने से मना कर देते हैं, तो बाबर अपने सैनिकों का जोश बढ़ाता है। तो जब वो जोश बढ़ाता है तब वो एक बात और कहता है, बाबर अपने सैनिकों को कहता है कि अरे यार, तुम इस सांगा के खिलाफ नहीं लड़ोगे, ये सांगा बड़ा जोरदार राजा है, ये बहुत बड़ा राजा है, और ये मुसलमानों को भारत में तंग करता है,
ये जब अपनी सेना लेके निकलता है तो भारत में 300 मुसलमान राजाओं के झंडे शर्म से नीचे झुक जाते हैं। ये उन सबको डरा डरा के रखता है। तो सैनिकों ने पूछा, यार इतनी कितनी बड़ी सेना है इसके पास में? उसने कहा, इसके दरबार में 7 तो रहते हैं राजा। कितने राजा रहते हैं? 9 रहते हैं राव, और 104 रहते हैं सरदार। कितने राजा रहते हैं? कितने रहते हैं? 7। राव कितने रहते हैं? राजाओं की पोस्टें होती है, थोड़े बड़े राजा तो बोल दिया राजा, थोड़ा दूसरा छोटा राजा होता है उसको क्या बोलते हैं? राव। तो 7 बड़े राजा रहते हैं, 9 राव रहते हैं, और सेनापति कितने हैं? तो छोटे मोटे सेनापति तो उसके दरबार में 104 बैठे हैं। इतनी बड़ी सेना है। अब भी तुम यदि साथ नहीं दोगे तो फिर किस बात के मुसलमान हो रहे? फिर अपना यदि भाइयों का साथ ही नहीं देखो तो उसने जोश बढ़ाने के लिए ऐसा भाषण दिया था। कोई पूछेगा ये कौन कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे? बाबर। अपनी कौन सी किताब में? बाबरनामा। तो 3 नंबर लगा के लिखो। बाबरनामा के अनुसार, इसी में लिख लो, अपने उपाधियों में लिख लो, कोई बात नहीं। बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 किंग्स, 9 राव्स एंड 10 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 kings, 9 राउस एंड 104 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में कितने राजा? 7 राजा, कितने? 9 राव, और कितने सरदार है? 104। चलो ठीक, अब अगली क्लास।